ग्रीन बोर्ड क्लास 11th एंड 12th पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मनदीप। क्लास 10th में लेवल ये था तो क्लास 11th में लेवल ये हो जाएगा। अब गैप देखो, इस गैप को फिल करने के लिए हमें कॉन्सेप्ट बहुत डिटेल में समझने पड़ेंगे ताकि हमारी क्लास 11th की राह बहुत आसान हो जाए। तो सही जगह पर तुम आ गए हो। यहां पर कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्वेश्चन सब कुछ कवर कराया जाता है। अगर मैं बात करूं क्लास 11th के सब्जेक्ट मैथ्स की तो सबसे पहला चैप्टर कौन सा आता है भैया? सेट्स। यहां पर हमारा ये चैप्टर आ जाता है। अब सेट्स क्या होते हैं, पहली बार क्लास 11th में आए हैं तो सेट्स क्या होते हैं ये समझना पड़ेगा। किस किस टाइप के होते हैं, सेट को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड यानी कि सेट्स पर ऑपरेशन किस तरह से लगाए जाते हैं, इसके अलावा बहुत सारी चीजें हमें समझनी है। तो जो भी हमारे सेट का इंट्रोडक्शन है वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सारे के सारे कॉन्सेप्ट और फॉर्मूले कवर कर लेंगे ताकि जो भी एक्सरसाइज में आने वाले क्वेश्चन है या फिर एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है सारे के सारे सोल्व हो जाएंगे। अगर तुम जेईई के लिए तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके बहुत बेनिफिट करेगी। स्टार्टिंग से एंड तक देख लेना, सारे कॉन्सेप्ट आप यहां से क्लियर कर सकते हो। अब जो भी हमारा ये सेट है, अगर मैं इसकी शुरुआत करूं तो इसके नोट्स वगैरह की भी जरूरत पड़ेगी आपको। नोट्स आपके लिए प्रॉपर बना रखे हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक दे रखा है। वहां पर नहीं मिलते हैं तो टेलीग्राम पर आ जाना, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहां पर नोट्स वगैरह आपको पीडीएफ में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। अब मैं बात करूं अगर सेट्स की तो इंट्रोडक्शन तो इस वीडियो में हम कर लेंगे। इंट्रोडक्शन के अलावा भी तो बहुत सारी चीजें होती है ना, जैसे एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 मिसलेनियस एक्सरसाइज। भाई इतनी सारी चीजें हैं सेट से रिलेटेड, यानी कि ये लेंथी चैप्टर हमारा यहां पर हो जाएगा। तो जो भी ये एक्सरसाइजेज हैं इंक्लूडिंग मिसलेनियस एक्सरसाइज, हर एक की अलग अलग वीडियो बनाई गई है। सभी को एक प्लेलिस्ट में अरेंज करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और फर्स्ट कमेंट में लिंक प्रोवाइड कर दिया गया है। सब सारी वीडियो देख लेना, चैप्टर एकदम फिनिश हो जाएगा, कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। तो जो भी अभी हमारी ये इंट्रोडक्शन वाली वीडियो है इसको शुरू करते हैं नेक्स्ट पेज से। सबसे पहला चैप्टर सेट आता है, इसके नाम से शुरुआत करेंगे। बिल्कुल बेसिक से एडवांस जो भी हमारा सेट का कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर करूंगा, क्योंकि पहली बार आता है तो हमें जीरो से शुरू करना होगा, एंड तक आप हीरो जरूर बन जाओगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो भी हमारा ये चैप्टर आता है सेट। सेट नाम से आपको क्या समझ में आता है? कुछ समझ में अभी नहीं आएगा क्योंकि नाम ही हमने पढ़ा है। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन में कहता है अ सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। दो चीजों पर मुझे यहां पर ध्यान रखना है, एक ऑब्जेक्ट्स और एक वेल डिफाइंड। कलेक्शन होता है ऑब्जेक्ट्स का जो कि वेल डिफाइन होते हैं। अब भाई ऑब्जेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं तो समझो, यहां पर ऑब्जेक्ट्स में हमारे पास नंबर्स हो सकते हैं, लेटर्स हो सकते हैं, अल्फाबेट्स हो सकते हैं, रिवर्स हो सकते हैं, क्लास के स्टूडेंट जो हैं वो भी ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, या फिर हम उनको एलिमेंट्स बोल सकते हैं। इसी तरह से कलेक्शन होता है, अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट्स का जो कलेक्शन होता है ना उसी को सेट कहा जाता है। और कलेक्शन कैसा होना चाहिए? कलेक्शन वेल डिफाइन होना चाहिए। अब वेल डिफाइन से क्या मतलब आएगा? वेल डिफाइन यहां पर लिखा गया है नोट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। वेल डिफाइंड कलेक्शन वो होता है जो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होता है। जैसे सपोज करो मैं आपसे पूछता हूं कि नंबर्स बताओ मुझे, 10 से छोटे नंबर्स बताओ मुझे, नेचुरल नंबर्स। आप मुझे बता दोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 से छोटे हैं। मैं और किसी से पूछता हूं वो भी मुझे यही बताएगा 1 2 3 4 5 6 8 9। तो ये वेल डिफाइन हो गया। मैंने यहां पर आपको क्लियर पूछा कि नेचुरल नंबर होने चाहिए और 10 से छोटे होने चाहिए, तो सभी का आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। पर्सन टू पर्सन आंसर चेंज नहीं होगा, तो इसको वेल डिफाइन कहा जाएगा। अब जो भी हमारे पास नंबर्स हैं, ठीक है, नंबर्स हो सकते हैं, लेटर्स हो सकते हैं, अल्फाबेट हो सकते हैं, रिवर्स हो सकती हैं, कंट्रीज हो सकती हैं, बहुत तरह के स्टार्स हो सकते हैं, ठीक है, प्लैनेट्स हो सकते हैं। तो सभी चीजें इस ऑब्जेक्ट्स में आ जाएंगी, इंक्लूड हो जाएंगी। बस ध्यान रखना है ऑब्जेक्ट्स में जो भी हमारा कलेक्शन होगा वो वेल डिफाइन होना चाहिए, और वेल डिफाइन का मतलब होगा पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होगा। कुछ एग्जांपल से लेकर इसको हम समझेंगे तो बहुत आसानी से ये क्लियर हो जाएगा। तो एग्जांपल यहां पर हमारे सामने कई सारे हैं, इससे क्लियर हो जाएगा कौन सा कलेक्शन वेल डिफाइन होता है, कौन सा वेल डिफाइन नहीं होता है। जैसे पहले वाला देखो, इसमें कहता है वोवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स। इंग्लिश अल्फाबेट में कौन कौन से वोवल्स होते हैं? अगर मैं राम से पूछता हूं वो कहेगा कि भाई हमारे पास यहां पर जो भी कलेक्शन होता है उसमें ए ई आई ओ यू, ये मेरे पास क्या आ जाएंगे? ये 5 मेरे पास क्या होते हैं? वोवल्स होते हैं। मैं राधा से पूछूंगा वो भी यही आंसर करेगी, मैं और किसी से पूछूंगा वो भी यही आंसर करेगी, मैं किसी अदर कंट्री में जाकर पूछूंगा उसका भी सेम आंसर
आ जाएगा। तो ये क्या है, वेल डिफाइन हमारे पास आ गया, तो हम कहेंगे ये हमारे पास क्या हो गया, सेट हो जाता है। बिल्कुल सही। अगर मैं नेक्स्ट पूछूं किसी से, ठीक है, मैं आपसे पूछता हूं कि कलेक्शन ऑफ डेज इन अ वीक, जो भी हमारे पास एक हफ्ता होता है, वीक होता है, उसमें कौन कौन से डेज होते हैं, आप मुझे बताना शुरू कर दोगे कि भैया संडे होता है, मंडे होता है, ट्यूसडे होता है, वेडनेसडे होता है, थर्सडे होता है, फ्राइडे होता है और उसके बाद आ जाता है सैटरडे। ये 7 दिन होते हैं भाई। 7 दिन के अलावा किसी का भी आंसर चेंज होगा क्या? हर कंट्री में हर जगह पर ये 7 दिन होते हैं, सबका आंसर यही रहेगा। तो ये भी क्या हो गया, वेल डिफाइन, यानी कि इसको भी हम क्या बोल देंगे, ये भी हमारे पास सेट हो जाता है। इसी तरह से ओड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, 10 से छोटे नंबर्स मुझे चाहिए, नेचुरल नंबर होने चाहिए और ओड होने चाहिए। कौन कौन से नंबर हो जाएंगे, तो देखो ओड नंबर होने चाहिए 10 से छोटे, नेचुरल तो मेरे पास 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये ओड नेचुरल नंबर्स हैं 10 से छोटे, समझे? किसी से भी पूछो यही सेम आंसर आएगा, तो हम कहेंगे ये क्या हो जाता है भाई, हमारे पास सेट हो जाता है, यानी कि ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है ऑब्जेक्ट्स का। इसी तरह से हमारे पास कलेक्शन ऑफ रिवर्स ऑफ इंडिया, इंडिया की जो भी रिवर्स हैं उनका कलेक्शन। भाई इंडिया में जितनी भी रिवर्स हैं, मैं आपसे पूछता हूं गंगा कौन सी, कहां की रिवर है, कौन सी कंट्री की रिवर है, आप मुझे बता दोगे कि ये तो इंडिया की है। कृष्णा, कावेरी, गोदावरी कहां की है, आप मुझे बता दोगे इंडिया की है। यमुना कहां की है, इंडिया की है। सारी की सारी जो भी रिवर्स हैं वो कहां की हैं, इंडिया की हैं। यानी कि ये भी एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। अब वो नंबर ऑफ रिवर्स हो सकता है बहुत ज्यादा हो, ठीक है, नंबर ऑफ रिवर्स बहुत ज्यादा हो, लेकिन ये तो समझ में आ रहा है ना कौन कौन सी रिवर्स जो है वो इंडिया की हैं, स्पेसिफिक हैं। तो यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये भी वेल डिफाइंड है, यानी कि ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। अब एक सवाल यहां पर आएगा, इस पर ध्यान देना, द कलेक्शन ऑफ डिफिकल्ट टॉपिक्स ऑफ मैथमेटिक्स। मैथ सब्जेक्ट ले लिया हमने भैया, मैथ पढ़ ही रहे हैं, तो मैथ सब्जेक्ट में आपका डिफिकल्ट टॉपिक कौन सा है? मैंने राम को खड़ा किया क्लास में कि बता भाई तुझे कौन सा डिफिकल्ट लगता है। राम ने बोला मैथ्स, मुझे मतलब मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री मुझे डिफिकल्ट लगता है। फिर मैंने राधा को खड़ा किया, राधा ने कहा कि ट्रिग्नोमेट्री तो भैया इजी होती है, डिफिकल्ट लगती है मेंशुरेशन। आंसर चेंज हो गया, पर्सन टू पर्सन आंसर यहां पर चेंज हो रहा है। तो हम क्या कहेंगे, जो भी हमारा ये कलेक्शन है ये वेल डिफाइन नहीं है, और वेल डिफाइन नहीं है तो ये सेट भी नहीं होगा। इसी तरह से कलेक्शन ऑफ बेस्ट एक्ट्रेस, भाई बेस्ट एक्ट्रेस कौन सी है, बताओ मुझे कमेंट करके कौन सी बेस्ट एक्ट्रेस आपको लगती है। अगर इंडिया में ये सवाल करेंगे तो इंडिया की एक्ट्रेस के नाम ज्यादातर निकल कर आएंगे। किसी अदर कंट्री में जाकर मैं पूछता हूं, ठीक है, किसी अदर कंट्री में जाकर मैं पूछूंगा तो नाम चेंज हो जाएगा, डेफिनेटली नाम चेंज हो जाएगा यार। अगर मैं क्लास में ही 2 स्टूडेंट को खड़ा कर दूंगी, तू बता कौन सी फेवरेट एक्ट्रेस है, बेस्ट है, कौन सी बेस्ट है, तो 2 अलग अलग नाम निकल कर आएंगे। तो यहां पर भी स्पेसिफिक आंसर हमें नहीं मिलता है, यानी कि ये भी वेल डिफाइंड कलेक्शन हमारा नहीं होगा। तो आई होप जो भी एग्जाम्पल हमने लिए हैं इनसे आप ये समझ पाओगे कि वेल डिफाइंड कौन सा है और कौन सा नहीं है। वेल डिफाइंड के बारे में एक पॉइंट आपको याद रखना है कि पर्सन टू पर्सन ये चेंज नहीं होता है। जो हमारे ऊपर के ये एग्जाम्पल्स हैं ये वेल डिफाइन हैं, और नीचे के जो हमारे पास यहां पर 2 एग्जाम्पल्स हैं ये वेल डिफाइन बिल्कुल भी नहीं है। तो सेट क्या होता है हमने डेफिनेशन और एग्जाम्पल्स के साथ समझ लिया है। अब बारी आएगी कि सेट को रिप्रेजेंट कैसे करना है। 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका जो होता है उसको बोला जाता है रोस्टर फॉर्म, या फिर इसी का नाम होता है भाई टेबुलर फॉर्म। जैसे आपका स्कूल में नाम और कुछ होगा, घर पे तुम्हें लड्डू बोल देते होंगे, चीकू बोल देते होंगे, सोनू मोनू कुछ ऐसा बोल देते होंगे, ठीक है, कुछ तो रसगुल्ला बोल देते हैं। तो रोस्टर का नाम ही क्या हो गया, टेबुलर। ये दोनों एक ही है, बस नाम अलग अलग है। एक तरीका होता है रिप्रेजेंट करने का रोस्टर या फिर टेबुलर फॉर्म, दूसरा तरीका होता है सेट बिल्डर फॉर्म। अब ये दोनों तरीकों से सेट को रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा इंपॉर्टेंट है, बहुत बेसिक और इंपॉर्टेंट चीज यहां पर आपने समझनी है। ये समझोगे तभी आगे बढ़ पाएंगे। तो एग्जांपल ले लेते हैं। आपको पता है ना वोवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट के जो भी हमारे पास वोवल्स हैं वो क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू, ये हमारे पास वोवल्स हो जाते हैं। अगर मुझे इसको रोस्टर फॉर्म में समझना है, रोस्टर फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना है तो कैसे किया जाएगा। सबसे पहले किसी भी फॉर्म में करें, चाहे हम सेट बिल्डर फॉर्म में करें चाहे हम रोस्टर फॉर्म में करें, तो हमें सबसे पहले सेट का नाम रखना होता है। हम कैपिटल लेटर का यूज करते हैं नाम रखने के लिए, जैसे यहां पर मैंने ए का किया है। तो जो भी मेरे पास यहां पर ये है ये सेट का नेम हो गया, इक्वल्स का साइन लगा लो। उसके बाद करली ब्रैकेट यहां पर यूज किया जाएगा। अगर आप ये वाला ब्रैकेट यूज करोगे गलत है, ये वाला यूज करोगे गलत है। कौन सा करना है, करली ब्रैकेट जो होता है इनका यूज किया जाता है, ये बात आपने ध्यान रखनी है। करली ब्रैकेट आ गया, उसके बाद जो भी मेरे पास यहां पर ये है, क्या है भाई, ये मेरे पास
वोवल्स हैं इंग्लिश अल्फाबेट के, वो इसके अंदर लिख दिए जाते हैं। ए आ गया, ई आ गया, आई आ गया, ओ आ गया और यू आ गया। करली ब्रैकेट लास्ट में यहां पर क्लोज कर दिया जाएगा। अब जो भी मेरे पास सबसे पहले यहां पर बात आती है, इंपॉर्टेंट बात यहां पर लिख देता हूं मैं कुछ, ये हमारे पास हमेशा कैपिटल लेटर होगा। उसके अलावा यहां पर हम करली ब्रैकेट्स का यूज करेंगे, करली ब्रैकेट्स का यहां पर यूज किया जाएगा। और जो भी मेरे पास यहां पर ये अंदर वैल्यूज हैं, ये क्या आ जाएंगी, इनको क्या कहा जाएगा, जो भी ए ई आई ओ यू है, इनको या तो हम एलिमेंट्स बोल सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स बोल सकते हैं, या फिर मेंबर्स बोल सकते हैं। ज्यादातर जो टीचर्स हैं वो एलिमेंट वर्ड का यूज कर सकते हैं। तो यहां पर हमारे पास क्या है, जो भी मेरे पास ये कैपिटल है, ये क्या हो गया, ये इस सेट का नाम हो गया। ये मेरे पास अंदर की तरफ क्या आ गए, एलिमेंट्स आ गए। अगर मैं आपसे पूछता हूं कितने एलिमेंट्स है, तो काउंट कर सकते हो आप यहां पर 1 2 3 4 5 एलिमेंट यहां पर आ जाते हैं। हर एक एलिमेंट के बीच में हमें यहां पर कोमा भी लगा देना है। तो जो भी रोस्टर फॉर्म होती है या फिर टेबुलर फॉर्म होती है, इस तरह से किसी भी सेट को उसमें शो किया जाता है। और एग्जांपल ले लेते हैं, अच्छी तरह से ये क्लियर हो जाएगी। दूसरे एग्जांपल में मेरे पास यहां पर क्या है, ओड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, 10 से छोटे जो भी मेरे पास ओड नेचुरल नंबर्स होते हैं वो मुझे बताने हैं। तो ओड नेचुरल नंबर, सबसे पहले तो मुझे क्या करना है, कैपिटल नेम रखना है इस सेट का। तो चलो यहां पर मैं बी रख लेता हूं। उसके बाद मुझे करली ब्रैकेट लगाना है। अब 10 से छोटे जो भी ओड नेचुरल नंबर्स होते हैं वो यहां पर मुझे लिख देने हैं कोमा बीच में लगाकर। तो 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है। उसके बाद मेरे पास सॉरी 2 नहीं आएगा, ओड होना चाहिए ना, गलत कर दिया देखो मैंने। तो 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, उसके बाद 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ये 10 से छोटे ओड नेचुरल नंबर्स आ जाते हैं। तो इस तरह से मेरे पास क्या हो गई, जो भी मेरे पास यहां पर ये स्टेटमेंट दी गई है उसकी रोस्टर फॉर्म हो गई। इसी तरह से नेक्स्ट वाला ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन स्कूल, जो भी स्कूल वर्ड होता है इसमें जो भी लेटर्स आए हैं उनका सेट दिया गया है। तो मैं यहां पर इसका भी नाम रख लेता हूं। सेट का नाम मान लो मैंने यहां पर सी रख दिया, करली ब्रैकेट यहां पर मैं लगाता हूं। तो मुझे यहां पर जो भी लेटर्स हैं वो लिखने हैं। तो एस आ गया, उसके बाद सी आ गया, एच आ गया, ओ आ गया, एल आ गया। आप कहोगे भैया मिस्टेक हो गई है, ओ इसमें 2 बार आता है। एक बात ध्यान रखो, सेट में जब भी हम लेटर्स लिखेंगे या फिर जो भी हमारे पास यहां पर एलिमेंट्स, ऑब्जेक्ट्स या फिर मेंबर्स होते हैं वो कभी भी रिपीट नहीं होते हैं। ध्यान रखना है इस बात का। अब मेरे पास यहां पर ओ 2 बार आया है, लेकिन इसके अंदर मुझे रिपीट नहीं करना है। यहां पर देखोगे 6 आपको दिखेंगे, जो भी लेटर्स हैं वो 6 हैं, लेकिन यहां पर हमने कितने लिखे, सिर्फ 5 लिखे। हमारा जो रिपीट हो रहा था उसमें से एक को कट हमें कर देना है। जब भी हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो इस तरह से हमारे पास आ जाएगा, रिपीट हमें नहीं करना है। अब जो भी मेरे पास यहां पर मैंने 3 एग्जांपल लिए हैं, ये तीनों के तीनों हमने किस फॉर्म में लिखे हैं, रोस्टर या फिर टेबुलर फॉर्म में। आप कहोगे ये सेट बिल्डर फॉर्म में, इन्हीं तीनों को सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा, समझते हैं ना उसको भी। तो आ गए हैं उसके लिए नेक्स्ट पेज पर। सेट बिल्डर फॉर्म जो होती है इसमें हम वेरिएबल का यूज करते हैं। वेरिएबल हमारे पास एक्स हो सकता है या फिर वाई हो सकता है। कैसे लिखना है ये समझो, वही एग्जांपल है द वोवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। कुछ चीजें सेम रहेंगी, जैसे मेरे पास नेम जो है मैं वो ए रख लेता हूं, इक्वल्स टू में करली ब्रैकेट लगा लेता हूं। जो भी मेरे पास सेट बिल्डर फॉर्म होती है इसमें वेरिएबल के साथ साथ हम स्टेटमेंट लिखते हैं। एक्चुअल में हम यहां पर मेंबर्स या फिर एलिमेंट का यूज नहीं करते हैं। तो मुझे यहां पर वेरिएबल का यूज करना है। वेरिएबल क्या है, मेरे पास एक्स आ जाता है। एक्स के बाद मुझे एक बार और यहां पर एक्स लिखना है, उसके लिए इस तरह से मुझे डॉट लगाने हैं। इनको क्या रीड किया जाता है, सच दैट। जो भी मेरे पास ये डॉट्स लगाए गए हैं इनको सच दैट यू रीड किया जाता है, यानी कि एक्स सच दैट एक्स। अब जो भी मेरे पास यहां पर इसके अंदर है वो क्या होंगे, वो हमारा वेरिएबल है। और वेरिएबल को मैं कैसे डिफाइन करूंगा, एक्स इज वोवल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। जो भी हमारे पास यहां पर इस वाले सेट में एक्चुअल में जो मेरे पास एलिमेंट्स है वो क्या होंगे, वो मेरा एक्स होगा। और एक्स को कैसे डिफाइन किया है, एक्स इज वोवल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। यहां पर हमें स्टेटमेंट लिख देना है। मान लेंगे कि जो भी मेरे पास इसके एलिमेंट्स हैं, वो क्या हो जाएंगे, एक्स हो जाएंगे। अब सवाल करो, इसके एलिमेंट्स जो भी मेरे पास हैं वो एक्स हैं, तो एक्स क्या है, एक्स इज वोवल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। एक्स यहां पर हमारे पास क्या हो जाता है, इंग्लिश अल्फाबेट के वोवल्स यहां पर निकलकर आ जाते हैं। इसके अलावा मैंने यहां पर आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी बता दिया है, जो भी मेरे पास ये डॉट्स होते हैं यहां पर जो लगाए गए हैं, इनको कैसे रीड करना है, सच दैट इनको रीड करना है। इसी तरह से यहां पर ओड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10 है, इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा सेट बिल्डर फॉर्म में। तो यहां पर हम सेट का नाम रख लेंगे, इक्वल्स का साइन लगा करके करली ब्रैकेट लगा देंगे। वेरिएबल यहां पर हमारा एक्स सच दैट एक्स आ जाएगा। मैं आपसे पूछूं कि जो भी मेरे ये दिए गए हैं इसके जो भी मेंबर्स हैं उनको मैं एक्स मान लेता हूं। एक्स है क्या, एक्स ओड नेचुरल नंबर्स हैं लेस देन 10, तो यहां पर मैं लिख देता हूं
ओड नेचुरल नंबर्स, मैंने सिर्फ ये लिखा है कि ओड नेचुरल नंबर्स हैं, लेस देन 10 भी हमें शो करना है तो हम इस तरह से लिख सकते हैं ना, जो भी हमारा x है लेस देन 10 यहां पर हो जाएगा, तो इनइक्वालिटी साइन भी यहां पर यूज किया जा सकता है। तो इस तरह से मेरे पास ये वाला जो स्टेटमेंट दी गई है उसको हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया। इसी तरह से मेरे पास जो स्कूल लेटर आता है, स्कूल सॉरी वर्ड आता है, इसके लेटर्स का सेट दिया गया है, इसको कैसे लिखेंगे, तो मान लेते हैं ये हमारा सी सेट है, करली ब्रैकेट लगा देंगे, x सच दैट x इज, जो भी मेरे पास यहां पर x है वो क्या हो जाता है, इज लेटर ऑफ वर्ड स्कूल, जो भी स्कूल है यहां पर उसका लेटर क्या है, हमारा यहां पर वेरिएबल जो है वो x है। आप कहोगे कि भैया आपने पीछे वाले पेज पर जो लिखवाया था जब एलिमेंट्स आपने लिखे तो इसमें तो कुछ भी रिपीट नहीं किया, लेकिन यहां पर आपने रिपीट कर दिया। मैंने यहां पर एलिमेंट्स लिखे ही नहीं है, जब मैं एलिमेंट्स लिखूंगा ना तो मेरे पास कुछ भी रिपीट नहीं करूंगा, ये तो मैंने स्टेटमेंट लिखी है, स्टेटमेंट में एज इट इज हमें लिखना होगा, और जब एलिमेंट्स लिखेंगे तो उसमें कुछ भी रिपीट नहीं होगा। तो इस तरह से हम रोस्टर या फिर टेबुलर फॉर्म को लिखा जाता है, और इस तरह से हमारी सेट बिल्डर फॉर्म आ जाती है। ये आपने समझ लिया तो बहुत चीजें हमारी यहां पर क्लियर हो जाती हैं, ठीक है। अब अगला जो हमारा कॉन्सेप्ट आता है ना वो है स्पेसिफिक नेम ऑफ सेट्स। कुछ ऐसे सेट्स होते हैं जिनके स्पेसिफिक नेम होते हैं, वो उन्हीं के लिए यूज किया जाता है। जैसे मैं कोई भी सेट ले लेता हूं, ये क्या है, मेरे पास सेट का नेम है, इसके अंदर मेरे पास कोई भी एलिमेंट्स 1 2 3 इस तरह से एलिमेंट्स आ जाते हैं ना, तो मेरे पास जो भी ये ए है ये नेम है सेट का। कुछ जो ऐसे सेट हैं जिनका नेम पहले से फिक्स होता है वो हमें समझने हैं। जैसे अगर मेरे पास किसी सेट दिया गया है, मुझे सेट n दिया गया है, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स का वो सेट हो जाएगा। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, क्लास 11th में आ गए हो, ये बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। इसी तरह से अगर z दिया गया है तो वो क्या हो जाएगा, सभी के सभी इंटीजर्स का सेट हो जाएगा। q दिया गया है तो वो रैशनल नंबर्स का सेट हो जाएगा। r जो दिया गया है मुझे वो रियल नंबर्स का सेट हो जाएगा। z प्लस अगर मुझे दे दिया गया है इस तरह से तो सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स हो जाएंगे। z नेगेटिव मुझे दिया गया है तो वो क्या हो जाएगा, सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स हो जाएंगे। और यहां पर हमारे पास देखो यहां पर आ गया है, ये फिर से रिपीट ही हुआ है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स आर को बोल दिया जाता है। तो ये कुछ स्पेसिफिक नेम होते हैं। अगर मैं आपको बोल दूं कि सेट n बताओ क्या होगा, ठीक है, सेट n बताओ, तो आपको समझ जाना है कि यहां पर नेचुरल नंबर्स की बात हो रही है, कैपिटल n की अगर कहीं पर लिखा दिखे तो आपको समझ जाना है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, r लिखा दिखे तो सेट ऑफ रियल नंबर्स है, ठीक है। इस तरह से हमने जो भी सेट होता है उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है वो भी समझ लिया, स्पेसिफिक नेम जो होते हैं वो भी समझ लिए। अभी कुछ कॉन्सेप्ट और बचे हैं, उनके लिए आ जाओ नेक्स्ट पेज पर। जो भी हमारा ये चैप्टर आता है ना इसमें सिंबल्स का भी यूज किया जाता है, तो वो सिंबल्स हम इसी पेज पर समझ लेते हैं। जो भी हमारे ये सिंबल्स है अपनी ये नोटबुक में आपने बना लेने हैं, क्योंकि इनका यूज किया जाएगा चैप्टर नंबर सेट के साथ साथ जो भी हमारे आने वाले चैप्टर हैं उसमें भी इनका यूज होगा, क्लास 12th में भी होगा, जेई नीट वगैरह का एग्जाम होगा उसमें भी आपका यूज होने वाला है। तो जो भी हमारे पास मैथ के सिंबल है इनका यूज सिर्फ मैथ में नहीं फिजिक्स में भी किया जाता है। तो अगर मेरे पास इस तरह से सिंबल दे दिया जाए तो वो होता है बिलोंग्स टू का सिंबल। अगर बिलोंग्स टू बनाकर उसे कट कर दिया जाए तो नॉट बिलोंग्स टू का हो जाएगा। इस तरह से सबसेट का सिंबल होता है, सबसेट के साथ साथ मुझे इक्वल भी दे दिया जाए तो सबसेट n इक्वल हो जाएगा। सबसेट बनाकर उसे कट कर दिया जाए तो मतलब हो जाएगा नॉट सबसेट, यानी कि सबसेट नहीं है। आपके दिमाग में ये आएगा कि ये सबसेट क्या होता है, आगे आएगा इसी इंट्रोडक्शन में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सिंबल्स बना लो, यूनियन के लिए इस तरह का सिंबल होता है, इंटरसेक्शन के लिए इस तरह का सिंबल होता है। अगर मेरे पास जीरो बनाकर उसे कट कर दिया जाए यानी कि कुछ इस तरह से कर दिया जाए तो ये होता है फाई, और फाई का मतलब होता है एम्प्टी सेट। जो भी मेरे पास यहां पर ये करली ब्रैकेट है ये तो आप समझ ही गए होंगे, सेट ब्रैकेट्स इनको कहा जाता है। जो भी सेट के एलिमेंट्स हैं वो करली ब्रैकेट के अंदर आते हैं। इसके अलावा NA इस तरह से अगर लिखा गया है तो इसका मतलब हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। जो भी मेरे पास यहां पर A सेट है उसके अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, ये सिंबल्स आपको आने चाहिए। ये सिंबल्स अगर आप बना लेते हो ना तो काफी हद तक जो सिंबल्स का यूज है वो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। सिंबल्स बना लो, इंपॉर्टेंट है। अब इनका यूज कैसे कैसे आएगा वो आपको समझा दूंगा। अब यहां पर जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट शुरू होता है उसको कहेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स। सेट्स के हमारे पास कई सारे टाइप्स होते हैं, एम्प्टी सेट होता है, फाइनाइट होता है, इनफाइनाइट, इक्वल सेट, यूनिवर्सल सेट। एक एक करके समझते हैं ये होते क्या है। एग्जांपल के साथ समझेंगे तो जो भी हमारे डाउट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। यहां पर अगर मैं बात करता हूं सबसे पहले एम्प्टी सेट की। एम्प्टी सेट क्या होता है भाई समझो, यहां पर एम्प्टी सेट क्या होता है, द सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। अगर हमारे पास कोई सेट दिया गया है जिसमें कोई भी एलिमेंट ही नहीं है, कोई भी एलिमेंट ही नहीं है, यानी कि मैं अपना पर्स निकालता हूं उसमें पैसे ही नहीं है तो मैं क्या कहूंगा,
एम्प्टी कहूंगा, ठीक है। वैसे मेरा पर्स रखा है वो भी खाली है, ठीक है। तो जो भी हमारे पास सेट हो जिसमें कोई भी एलिमेंट ही नहीं है, एलिमेंट उसमें नहीं है, तो उसको हम कहेंगे एम्प्टी सेट। और एम्प्टी सेट जो भी हमारे पास होता है, एम्प्टी सेट को अलग अलग नामों से जाना जाता है। एम्प्टी सेट जो भी हमारे पास होता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड नल सेट भी बोला जाता है, उसको वॉइड सेट भी बोला जाता है। इसके बाद कहता है नेक्स्ट यहां पर इट डिनोटेड बाय सिंबल फाई। मैंने आपको पीछे वाले पेज पर जो सिंबल्स बताए थे, देखो ये वाला जो सिंबल है ये फाई का सिंबल होता है, तो एम्प्टी सेट फाई से शो किया जाता है। तो जो भी हमारा यहां पर एम्प्टी सेट है उसको फाई से शो किया जाता है। और फाई हमारा क्या होता है, फाई का सिंबल क्या होता है, इस तरह से हमारे पास ये सिंबल जो होता है ये फाई का सिंबल होता है। जो भी एम्प्टी सेट है वो 5 से भी शो किया जाता है। इसके अलावा एक तरीका और होता है एम्प्टी सेट को शो करने का, करली ब्रैकेट है ओपन, उसके बाद करली ब्रैकेट क्लोज, करली ब्रैकेट ओपन और क्लोज कर देंगे, कोई भी एलिमेंट नहीं लिखेंगे, इसका मतलब भी क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा। कुछ एग्जांपल्स लेकर हमें समझने होंगे कि यार कोई भी सेट एम्प्टी हो कैसे सकता है। एग्जांपल ले लेते हैं ना, तो एग्जांपल में मेरे पास यहां पर आता है सेट ऑफ ट्राइंगल विद 4 साइड्स। मुझे बताओ कोई भी ऐसा ट्राइंगल हमारे पास होता है, अगर मैं यहां पर एक ट्राइंगल बना देता हूं, कोई भी मेरे पास एक ट्राइंगल होता है जिसकी 4-4 साइड हो, ऐसा कोई ट्राइंगल होता है क्या, बताओ मुझे। तो आप कहोगे ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, 3 साइड होंगी तो ट्राइंगल होता है। अगर मैं 4 साइड बनाऊंगा तो मेरे पास यहां पर जो भी ट्राइंगल शेप है वो नहीं आएगी। तो ट्राइंगल के लिए मुझे 4 साइड नहीं सिर्फ 3 साइड वाले को बोला जाता है। कोई भी ऐसा नहीं होता है जिसमें 4 साइड हो। तो मान लेते हैं जो भी मेरे पास ये सेट है इसको हम टी से डिनोट कर लेते हैं। टी से डिनोट करने के बाद जो भी मेरे पास यहां पर ये आया है ये क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट, यानी कि कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा ना इसमें। तो इसको मैं कैसे शो कर सकता हूं, 5 से शो करता हूं। अगर t इक्वल्स टू में 5 लिख दिया गया है यानी कि ये क्या हो गया, एम्प्टी सेट हो गया, कोई भी एलिमेंट इसमें नहीं आएगा। आगे अगर मैं बात करता हूं, यहां पर ए सेट मुझे दिया गया है और किस तरह से दिया गया है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है। देखो इसको सोल्व करो तो मेरे पास यहां पर बोलता है ए सेट में जो भी मेरे पास ये ए सेट है x सच दैट x इज नेचुरल नंबर लेस देन 10। जो भी हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं, आपको पता है ना नेचुरल नंबर्स हमारे कौन से होते हैं, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है और इंफिनिटी तक ये चलते रहते हैं। तो हमें बोलता है कि लेस देन 10 नेचुरल नंबर होना चाहिए, जो भी 0 है उससे छोटा होना चाहिए। तो 0 से छोटा तो कोई भी नेचुरल नंबर होता ही नहीं है, तो इसको भी क्या कहा जाएगा, जो भी मेरे पास यहां पर ए सेट है ये क्या हो जाएगा मेरे पास, एम्प्टी सेट, यानी कि मैं इसको 5 लिख सकता हूं। इसके बाद एक और एग्जांपल ले लो, यहां पर मुझे बी सेट दिया गया है। बी सेट के लिए देखो x सच दैट x स्क्वायर इक्वल्स टू में 4, मेरे पास यहां पर क्या है, इक्वेशन दी गई है। जो भी मेरे पास यहां पर x स्क्वायर है वो किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है। अगर मैं इसको सोल्व करके वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करूंगा तो स्क्वायर रूट लगा लेंगे, स्क्वायर से रूट कैंसिल होने पर x इक्वल्स टू में प्लस माइनस यहां पर आ जाएगा मेरे पास 2, प्लस माइनस मेरे पास 2 आएगा। जो भी मेरे पास यहां पर इसका सॉल्यूशन है वो x है वो क्या होना चाहिए, ओड होना चाहिए। मुझे तो यहां पर किसी भी कंडीशन में माइनस का 2 मिलेगा, प्लस का 2 मिलेगा, इवन मिलता है, ओड मिलता है क्या, नहीं मिलता है। ये कहता है कि ओड होना चाहिए, तो इस कंडीशन में हमारे पास जो भी बी है वो क्या हो जाएगा, 5 हो जाता है। तो आई होप जो भी एम्प्टी होता है सेट, खाली सेट जो होता है उसको कैसे शो करते हैं वो समझ में आ गया होगा। एग्जांपल्स से आप ये समझ गए होंगे कि एम्प्टी सेट कौन सा होता है। सिंपल डेफिनेशन से आपको ये समझना है, कोई भी एलिमेंट नहीं है, एम्प्टी सेट हो जाएगा। एम्प्टी के बाद दूसरे की अगर मैं बात करूं तो उसको कहेंगे हम फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। दोनों समझ लेते हैं, फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट किसको कहा जाएगा। यहां पर सबसे पहला पॉइंट मेरे पास आ जाता है, इसमें कहता है सेट विच इज एम्प्टी और कंटेन काउंटेबल एलिमेंट्स कॉल्ड फाइनाइट सेट है। कोई भी ऐसा सेट है मेरे पास जो एम्प्टी है और जिसमें काउंटेबल एलिमेंट्स आते हैं। कोई भी ऐसा सेट जो खाली है, एम्प्टी का मतलब क्या हो जाएगा, खाली, जिसको हम 5 से शो करेंगे। तो कोई भी ऐसा सेट जो यहां पर हमारा क्या हो गया, एम्प्टी है और उसमें काउंटेबल एलिमेंट्स आते हैं, यानी कि हमें पता चल जाए कि हाँ इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, काउंटेबल हैं, तो उसको क्या कहा जाएगा, उसको फाइनाइट सेट कहा जाएगा। एग्जांपल हम लेंगे इनके, लेकिन उससे पहले हम इनफाइनाइट सेट को भी समझ लेते हैं। तो यहां पर हमारे पास डेफिनेशन दी गई है, द सेट विच कंटेन अनकाउंटेबल एलिमेंट्स कॉल्ड इनफाइनाइट सेट है। हमें पता ही नहीं है भैया कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिए गए हैं किसी भी सेट के अंदर, कितने ऑब्जेक्ट्स आते हैं किसी भी सेट के अंदर, उसको इनफाइनाइट बोल देंगे। एग्जांपल से समझते हैं। सबसे पहले मेरे पास यहां पर आता है, देखो मेरे पास यहां पर एक ए सेट दिया गया है, इसके अंदर मेरे पास क्या है, 0 है, 3 है, 6 है, सो ऑन टिल 99 तक है। तो मुझे पता है ना 0 3 6 9 आ जाएगा, उसके बाद इसी तरह से मेरे पास कहां तक नंबर्स आ जाएंगे, 99 तक नंबर आ जाएंगे। तो बताओ जो भी मेरे पास इस
सेट, ये सेट जो दिया गया है मैं पता लगा सकता हूं ना इसके अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, क्योंकि 99 पर वो एंड हो जाते हैं ना। तो इस तरह का जो भी हमारा सेट है उसको क्या कहेंगे, फाइनाइट सेट उसको बोल दिया जाएगा। ठीक है, फाइनाइट हो गया। बी यहां पर मेरे पास आता है, बी में क्या दिया गया है, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर। जो भी हमारे पास नेचुरल नंबर होते हैं, आप मुझे बताओ नेचुरल नंबर कितने होते हैं मेरे पास, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी, अनंत तक वो चलते रहते हैं। तो जो भी मेरे पास यहां पर ये वाला सेट है इसके अंदर एलिमेंट्स कितने आएंगे नहीं पता है ना, इन्फिनिटी तक होते हैं, अनंत तक होते हैं। अनंत तक जो भी हमारे पास नंबर्स आते हैं क्या हम उनको काउंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, अनकाउंटेबल हैं। तो मैं बोल दूंगा ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इनफाइनाइट सेट ये हो जाता है हमारे पास। इसी तरह से हमारे पास यहां पर एक सी सेट आ जाता है, इसमें दिया गया है एक्स सच दैट एक्स इज अ पॉइंट ऑन लाइन। आपको पता है ना हमारी लाइन क्या होती है, लाइन इस तरह से हम ड्रॉ करते हैं, लाइन को इनफाइनाइटली इस तरफ इंक्रीज किया जा सकता है और इस तरफ भी इनफाइनाइटली इंक्रीज किया जा सकता है। लाइन पर हमारे पास कितने पॉइंट होते हैं, पॉइंट बनाकर देखो भाई, लाइन पर इस तरफ भी इंक्रीज करते जाएंगे तो हमारे पॉइंट भी इंक्रीज हो जाएंगे। लाइन जो है वो दोनों तरफ इनफाइनाइट बढ़ाई जा सकती है, तो पॉइंट कितने आएंगे भाई, पॉइंट भी इनफाइनाइट आ जाएंगे। तो जो भी हमारी लाइन होती है क्या उस पर पॉइंट्स को काउंट किया जा सकता है, इनफाइनाइट पॉइंट्स यहां पर बन जाते हैं, तो इसको क्या कहा जाएगा, इनफाइनाइट सेट इसको बोला जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट यहां पर हमारे पास डी वाला सेट आता है, 0 2 4 8 एंड सो ऑन टिल, कहां तक हमें नहीं पता है भाई कितने दिए गए हैं, 2 डॉट्स लगा दिए गए हैं लास्ट में। तो इस तरह का जो हमारा सेट होता है वो भी क्या होता है, हमें नहीं पता है कि इसमें और कितने एलिमेंट्स आएंगे। ठीक है, बहुत सारे और एलिमेंट्स इसमें आ जाएंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास, इनफाइनाइट सेट ये हो जाएगा। आगे बात करेंगे यहां पर ई की, तो ई में क्या कहता है, सेट ऑफ डेज ऑफ अ वीक। जो भी हमारे पास वीक होता है, एक हफ्ता होता है, वीक होता है, कितने डेज होते हैं, हर एक वीक में 7 नंबर ऑफ डेज होते हैं, काउंटेबल है, तो हम कहेंगे इसको फाइनाइट। फाइनाइट यहां पर हमारे पास ये सेट हो गया। आगे एफ मेरे पास यहां पर आता है, अ सेट ऑफ इंटीजर्स। हमें पता है क्या कितने इंटीजर्स होते हैं, इंटीजर्स हमारे क्या होते हैं भाई, 0 होता है, 1 होता है, उसके बाद 2 होता है, ये प्लस में इंफिनिटी तक जाते हैं, इस तरफ -1 होता है, -2 होता है, और इस तरफ भी माइनस इन्फिनिटी तक ये जाते हैं। ठीक है, इन्फिनिटी का यहां पर साइन हमें बना देना है। तो जो भी इंटीजर्स हैं क्या इनको काउंट किया जा सकता है, प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी तक जाते हैं जो, तो वो भी इनफाइनाइट होते हैं, इनफाइनाइट इंटीजर्स होते हैं। तो मैं क्या कहूंगा, इनफाइनाइट एलिमेंट्स आ जाएंगे इस वाले सेट में। तो जो भी मेरा सेट का टाइप है वो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। तो जो भी हमारे पास फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट होते हैं, सिंपल वे में यहां पर आपको समझा दिया गया है। अगर मेरे पास कोई भी सेट खाली हो तो उसको भी हम क्या बोल सकते हैं, फाइनाइट सेट बोल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है ना नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 0 हैं। 0 है तो भी फाइनाइट सेट होगा, या फिर काउंटेबल है तो भी फाइनाइट सेट वो हो जाएगा, और अनकाउंटेबल है जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं वो हो जाएगा हमारे पास यहां पर इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट इनफाइनाइट के बाद अब हमें समझना होगा इक्वल सेट को। भाई इक्वल सेट क्या होता है, इक्वल सेट में हमारे पास यहां पर डेफिनेशन दी गई है 2 सेट। इक्वल सेट के लिए हमारे पास 2 सेट होने चाहिए। इक्वल सेट आर सेट टू बी इक्वल इफ दे हैव इक्वल एंड सेम एलिमेंट्स। अगर कोई भी 2 सेट हमें दिए गए हैं, उनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मान लो कोई सेट हमें दिया गया है उसमें 5 एलिमेंट है, दूसरा सेट है उसमें भी 5 एलिमेंट है, और जो इसमें 5 एलिमेंट है वो ए बी सी डी ई है, और इसमें भी ए बी सी डी ई है। ऑर्डर मैटर नहीं करता है, अगर सेम एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हैं, तो उनको हम कहेंगे इक्वल सेट। एग्जांपल यहां पर देख लेते हैं, जैसे यहां पर मेरे पास एग्जांपल में क्या है, इक्वल सेट के लिए हमारे पास यहां पर ए सेट आ गया है, बी सेट आ गया है। अगर मैं देखूं ए वाले सेट में मेरे पास 1 2 3 4 टोटल 4 एलिमेंट्स है, इस वाले में 1 2 3 4 4 एलिमेंट है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें काउंट करने हैं, इसके अलावा हमें एलिमेंट्स मैच भी करने हैं। इस वाले में 1 है, इस वाले में भी है, इस वाले में 2 है, इस वाले में भी है, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें 4 है, इसमें भी 4 है। ऑर्डर मैटर नहीं करता है, एलिमेंट्स जो इसमें है वो इसमें भी होने चाहिए। तो हम क्या कहेंगे, जो भी हमारा यहां पर ए सेट है वो इक्वल हो जाता है बी सेट के। तो यहां पर हमारे पास जो ए और बी है ये एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं। कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं और अच्छी तरह से इसको क्लियर करने के लिए। तो यहां पर मुझे सी और डी 2 सेट दिए गए हैं, इसमें कहता है एक्स सच दैट एक्स इज पॉजिटिव इंटीजर। जो भी हमारा पास यहां पर सेट है ये क्या है, ये मेरे पास क्या है,
सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स है, पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट है। पॉजिटिव इंटीजर्स मेरे पास क्या होते हैं, मेरे पास 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, और इसी तरह से कहां तक चले जाते हैं, इंफिनिटी तक चले जाते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स तो इनफाइनाइट होते हैं ना। तो जो भी मेरे पास यहां पर ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया था, इसको रोस्टर फॉर्म में मैंने कन्वर्ट किया। अब इसको मैच कर लेते हैं डी के साथ। डी में क्या है, 1 है, 3 है, 2 है, 4 है। मान लो जो भी मेरे पास ये नंबर दिए गए हैं, इसमें मुझे यहां पर मान लो कोई भी एक नंबर मेरे पास नेगेटिव दे दिया जाता है, सिर्फ हमें मान लेना है, ठीक है। तो इसके जो भी मेरे पास ये डी है, इसमें क्या है, 1 है, 2 है, 4 है और माइनस का 3 आ जाता है। तो क्या इस कंडीशन में सी और डी, ये मैंने -3 कर दिया, ठीक है। तो मुझे बताओ, क्या ये जो भी हमारे पास सेट दिया गया है, सी और डी एक दूसरे के इक्वल होगा? इसमें पॉजिटिव इंटीजर्स आते हैं, इसमें मेरे पास -3 आ गया। बेशक से ये एलिमेंट्स इसमें इनफाइनाइट हैं, इसमें भी इनफाइनाइट हैं, लेकिन क्या एलिमेंट्स इसके और इसके सेम हैं? इसमें -3 आएगा, इसमें नहीं आएगा। तो मैं यहां पर बोल सकता हूं कि जो भी मेरे पास यहां पर सेट है सी वाला, वो इक्वल नहीं होगा डी के, सी नॉट इक्वल्स टू डी हो जाएगा। इसी तरह से यहां पर ई और एफ हमें दिए गए हैं, चेक करो हमारे पास क्या है। ई वाले में क्या है, 1 2 3 4 4 एलिमेंट्स आते हैं। एफ वाले में क्या है, 1 2 3 4, इसमें भी 4 एलिमेंट्स आ जाते हैं। अब देखो टी इसमें भी है, दोनों में टी दिया गया है, दोनों में ओ दिया गया है, दोनों में एम आ जाता है। इसमें मेरे पास ए आता है, क्या नीचे वाले में ए है? नहीं। इस वाले में जी है, क्या ऊपर वाले में जी है? नहीं। तो जो भी मेरे पास यहां पर ई और एफ सेट हैं, वो भी क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे। इक्वल कब होते हैं, ये मैंने आपको समझा दिया है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स और जो भी एलिमेंट्स हैं वो सेम होने चाहिए, तभी हम एलिमेंट्स को इक्वल बोल सकते हैं। तो इक्वल सेट को भी हमने यहां पर समझ लिया। अगला आ जाता है लास्ट वाला हमारा टाइप ऑफ सेट, जिसमें पढ़ेंगे हम यूनिवर्सल सेट। तो हमारे टाइप ऑफ सेट कंप्लीट हो जाएंगे। अब यहां पर जो भी यूनिवर्सल सेट आया है, इस सेट में हमारे पास दिया क्या गया है, यूनिवर्सल सेट की डेफिनेशन पर आ जाते हैं। सबसे पहले इसमें दिया गया है, अ यूनिवर्सल सेट इज सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स अंडर कंसिडरेशन। यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या होता है, तो चलो इसके नंबर जो भी नाम दिया गया है ना, इससे समझते हैं। यूनिवर्सल सेट यानी कि पूरा का पूरा यूनिवर्स इसके अंदर आ जाता है, ठीक है। यूनिवर्स समझते हो ना, पूरी की पूरी दुनिया इसके अंदर आ जाती है। अब यूनिवर्सल सेट में हर एक एलिमेंट आ जाएगा, कोई भी नंबर हो, कोई भी रिवर हो, कोई भी माउंटेन हो, कोई भी प्लेनेट हो, सब कुछ इस यूनिवर्सल सेट के अंदर आता है। इसको समझते हैं, इसमें किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे वो आपने समझना है मेनली। तो एग्जांपल यहां पर हमारे पास आता है, एक ए सेट दिया गया है, इसके अंदर हमें यहां पर दिया गया है सैटरडे और संडे। तो जो भी सैटरडे और संडे है, इसका मतलब क्या है, डेज दिए गए हैं। कितने डेज दिए गए हैं, 2 डेज दिए गए हैं। अब अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि ए सेट के लिए यूनिवर्सल सेट लिखो, यूनिवर्सल सेट क्या होगा, तो यूनिवर्सल सेट जो होता है उसको यू से डिनोट किया जाता है। यू के अंदर मेरे पास यहां पर करली ब्रैकेट आ जाएगा। यहां पर तो सिर्फ 2 दिन दिए गए हैं, लेकिन यूनिवर्स में क्या होगा, सारे के सारे दिन आ जाएंगे। और सारे के सारे दिन कौन से होते हैं हमारे, वो लिख देने हैं हमें। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। जो भी इसके अंदर मुझे 2 दिन दिए गए थे भाई, वो दिन तो मेरे पास आ ही जाएंगे। यहां पर संडे आ जाएगा, उसके बाद मेरे पास संडे के अलावा सैटरडे भी दिया गया है ना, ये 2 दिन तो आ जाएंगे। लेकिन इसके अलावा जो डेज होते हैं, इसके अलावा 5 दिन तो होते हैं ना, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, वो भी सारे के सारे इसके अंदर आ जाएंगे। अब लग रहा है ना कि ये कंप्लीट हुआ है, यहां पर तो लग रहा था कि ये अधूरा अधूरा सा है, अब आपको लग रहा है ना ये कंप्लीट हुआ है। तो यूनिवर्सल सेट का मतलब ये होगा कि कोई भी हमारे पास एलिमेंट्स दिए गए हैं, यूनिवर्सल में सब कुछ आ जाएगा। यूनिवर्सल में अगर मैं आपसे कहूं कि यूनिवर्सल सेट जो हमारे पास होता है, उसके अंदर सारे के सारे हमारे पास नेचुरल नंबर आ जाएंगे। 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, इंफिनिटी तक जितने भी नंबर्स होते हैं सारे के सारे आ जाएंगे। यूनिवर्सल के अंदर हमारे पास माइनस में जो नंबर होते हैं, -2, -1, 0 मेरे पास, इसी तरह से मेरे पास 1 होता है, 2 होता है, इसमें इस तरफ नेगेटिव वाले इंफिनिटी, पॉजिटिव वाले इंफिनिटी, सब कुछ आ जाता है। तो इस तरह से हो जाता है हमारे पास यूनिवर्सल सेट, जिसके अंदर सब कुछ आ जाए वो यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। तो यूनिवर्सल सेट हमने कंप्लीट किया। अब हमारा अगला कॉन्सेप्ट जो शुरू होता है उसे कहेंगे हम सबसेट। सबसेट के लिए जो मैंने सिंबल बताए थे ना, सिंबल वाला पेज जो मैंने बताया था, वहां पर सिंबल भी आपने देखने हैं, क्योंकि सबसेट के सिंबल का यूज यहां पर किया जाएगा। अब जो सबसेट होता है वो क्या होगा, इसकी डेफिनेशन से समझने की कोशिश करते हैं। तो इसमें मुझे दिया गया है, सेट ए इज सेट टू बी सेट सबसेट ऑफ बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो एलिमेंट ऑफ बी। अगर मेरे पास कोई भी ए सेट दिया जाता है, वो सबसेट होगा बी का इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी।
अगर मेरे पास कोई भी सेट ए है, ठीक है, चलो एग्जांपल लेते हैं साथ में। मान लो मेरे पास यहां पर सेट ए है, इसके अंदर मेरे पास एलिमेंट्स आ जाते हैं 1 और 2। इसके बाद मेरे पास कोई सेट बी आ जाता है तो वो भी लिख लेते हैं। बी मेरे पास यहां पर सेट हो गया जिसके अंदर 1 2 3 4 5 मेरे पास इस तरह से एलिमेंट्स आ जाते हैं, ठीक है। दो सेट यहां पर मैंने लिख लिए। अगर ए के अंदर आने वाले जो भी एलिमेंट्स हैं वो बी के अंदर भी आते हैं तो हम कहेंगे कि ए बी का सबसेट है। देखो 1 2 इसमें आए, 1 2 इसमें भी आ गए। अगर ये एलिमेंट्स इसके अंदर भी आ गए, बी वाले के अंदर भी आ गए, तो मैं बोल दूंगा यहां पर ए सबसेट हो जाएगा यहां पर बी का। इस तरह से मेरे पास क्या हो जाता है, सबसेट हो जाता है बी, ठीक है। ए सबसेट बी हो जाएगा। अब दूसरे तरीके से सोचो कि क्या मेरा बी ए का सबसेट होगा। ये मैंने जो सिंबल लगाया है ये क्या होता है, सबसेट के हमारे पास ये सिंबल होता है। अगर नोट सबसेट है तो मैं यहां पर लिख देता हूं नोट सबसेट। जो भी हमारे पास नोट सबसेट है उसके लिए सिंबल कौन सा यूज किया जाता है, सबसेट बना दो, कट कर दो। इसके बाद मेरे पास एक और होता है सबसेट और इक्वल। सबसेट और इक्वल मेरे पास क्या हो जाएगा, सबसेट और इक्वल के लिए मेरे पास इस तरह का सिंबल यूज किया जाता है। 3 सिंबल यूज किए जाते हैं सबसेट में, आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहां पर मैंने कौन सा यूज किया है, देख सकते हो सबसेट का यूज किया है क्योंकि ए के अंदर आने वाले एलिमेंट्स सारे के सारे बी के अंदर हैं। दूसरी चीज यहां पर आप देखो, क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं, बी सबसेट ऑफ ए। क्या मैं इसको लिख सकता हूं, बी के अंदर आने वाला हर एक एलिमेंट क्या ए के अंदर है। इसमें 5 आता है, क्या इसमें आया है, नहीं आया ना। अगर नहीं आया तो मैं कहूंगा कि बी नोट सबसेट ऑफ ए। सबसेट बनाकर उसे कट कर दिया यानी कि सबसेट नहीं है। ए बी का सबसेट है लेकिन बी ए का सबसेट यहां पर नहीं होगा। अब एक और कंडीशन पर आ जाते हैं, ये 2 पॉइंट समझेंगे लेकिन उससे पहले एक कंडीशन और यहां पर समझो। जो भी मेरे पास यहां पर सी मान लो, मतलब सी नहीं, चलो मैं ई ले लेता हूं। मेरे पास यहां पर एक ई सेट है जिसके अंदर मेरे पास यहां पर 2 और 4 ये एलिमेंट आ जाते हैं। यहां पर मैं एक एफ सेट ले लेता हूं जिसके अंदर मेरे पास यहां पर 4 और 2 एलिमेंट्स आ जाते हैं, ठीक है। ई और एफ यहां पर मेरे पास क्या हो जाता है, एलिमेंट्स आ जाते हैं। तो अब यहां पर आपको समझना होगा कि जो भी मेरे पास यहां पर ई और एफ सेट दिए गए हैं, देखो ई के अंदर मेरे पास 2 आता है, इसके अंदर भी 2 आता है, ई के अंदर 4 आता है, इसके अंदर भी 4 आता है, इसमें भी 2 एलिमेंट्स है, इसमें भी 2 एलिमेंट्स हैं और एलिमेंट्स दोनों में सेम सेम है। तो मैं यहां पर क्या बोल सकता हूं कि जो भी मेरे पास ई है वो इक्वल हो जाता है यहां पर एफ सेट के। ई और एफ एक दूसरे के इक्वल है। अब आ जाओ इन दोनों पॉइंट्स पर, इनसे हमें कुछ क्लियरिटी मिलेगी। जो पहला पॉइंट है उसमें कहता है एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। अगर कोई भी मेरे पास सेट दिया गया है उसका सबसे पहला सबसेट कौन सा होगा, एम्प्टी सेट होगा। इसको समझेंगे, अभी के लिए इसको होल्ड कर लो। सेकंड वाले पॉइंट को देखो, इक्वल सेट आर सबसेट ऑफ ईच अदर। मेरे पास क्या दिया गया है, इक्वल सेट दे दिए गए हैं, ई और एफ एक दूसरे के इक्वल हैं, तो वो एक दूसरे के इक्वल होने के साथ साथ वो एक दूसरे के सबसेट भी होंगे। यानी कि मैं इस तरह से लिख सकता हूं, यहां पर मेरे पास जो भी ई वाला सेट आता है वो सबसेट हो जाएगा यहां पर एफ का। इसी तरह से मेरे पास यहां पर जो भी एफ आता है वो सबसेट हो जाएगा यहां पर मेरे पास ई का। ई एफ का सबसेट है और एफ ई का सबसेट है। दोनों एक दूसरे के सबसेट होते हैं जो भी आपस में इक्वल होंगे। ये बात आपने समझ लेनी है, ठीक है। अब यहां पर एक बात और समझो, इंपॉर्टेंट बात है ये और समझो। जो भी मेरे पास दोनों सेट इक्वल हैं, इक्वल होने के साथ साथ वो क्या है, सबसेट भी हैं। तो मैं कौन सा सिंबल यूज करूंगा, सबसेट और इक्वल। ई और एफ सबसेट भी हैं और एक दूसरे के इक्वल भी हैं। एफ और ई इक्वल भी हैं और सबसेट भी हैं। तो उसके लिए मैंने इस वाले सिंबल का इस्तेमाल यहां पर कर लिया है। सबसेट भी है और इक्वल भी है तो उसके लिए इस तरह के सिंबल का हम यूज कर सकते हैं, जो थर्ड वाला सिंबल मैंने आपके लिए बनाया है। अब यहां पर हमारा एक कॉन्सेप्ट आएगा, हाउ मेनी सबसेट ऑफ अ सेट। कोई भी मान लो मुझे एक सेट दे दिया गया है, यहां पर मान लेते हैं मेरे पास कोई भी एक सेट आ जाता है। मैं ए सेट ले लेता हूं। ए सेट के अंदर मेरे पास यहां पर 1 आ जाता है, 2 आ जाता है, 3 आ जाता है। ये मेरे पास यहां पर 3 एलिमेंट आ जाते हैं ए सेट के अंदर। अब तुमसे कोई पूछ ले, भाई टीचर तो कुछ भी पूछते हैं ना, तो टीचर कुछ भी सवाल में आपसे ये पूछ ले कि जो भी मेरे पास यहां पर एक सेट ए दिया गया है इसमें कितने सबसेट होंगे, इसके कितने सबसेट होंगे, ये सवाल बना दिया जाए। भाई बना देता है टीचर, तो कुछ भी पूछ लेते हैं, ठीक है। उलझाने के लिए तुमसे पूछ लेगा। फॉर्मूला होगा क्या इसके लिए, यस फॉर्मूला होता है। तो यहां पर मैं लिखता हूं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। नंबर ऑफ एलिमेंट्स यानी कि मुझे इसके अंदर काउंट करना है, कितने हैं, 1 2 3। नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो भी होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम m से डिनोट करते हैं। तो मेरे पास यहां पर इस वाले में m की वैल्यू कितनी होगी, m की वैल्यू कितनी होगी, कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3, काउंट कर लो, 3 यहां पर मेरे पास एलिमेंट आ जाते हैं। अब मुझे अगर फाइंड करना है, मुझे नंबर ऑफ सबसेट फाइंड करना है, तो नंबर ऑफ सबसेट के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मेरे पास फॉर्मूला बनेगा मेरे पास यहां पर 2 की पावर m।
जो भी मेरे पास यहां पर 2 दिया गया है उसकी पावर m कितना है, यहां पर जो भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो कितने हैं 3, तो 2 की पावर 3 कर देंगे। 2 की पावर 3 कितना होता है 8 होता है। यानी कि जो भी मुझे ये सेट दिया गया है इसके कितने हो जाएंगे सबसेट, 8-8 सबसेट हो जाएंगे। और 8-8 सबसेट अगर आप मैं बोल दूं कि चलो टीचर ने बोला कि चलो ठीक है ये तो पता, ये तो कोई भी पता कर देगा, तुम लिख के दिखाओ 8 सबसेट, तो वो भी लिखना पड़ेगा भाई, टीचर ने बोला है तो लिखना पड़ेगा। लिखेंगे कैसे, पहला पॉइंट हमारा जो ये आया था ना, वापस से आओ, इस पॉइंट में कहता है कि एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो सबसे पहले जो मेरे पास ये सेट दिया गया है इसका सबसे पहला सबसेट क्या होगा, सारे के सारे सबसेट यहां पर मैं लिखता हूं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, एम्प्टी सेट। तो मेरे पास जो भी सबसे पहला सबसेट है इस वाले सेट का सबसे पहला सबसेट क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। उसके बाद और सबसेट कैसे लिखेंगे, हर एक एलिमेंट जो है वो अपने आप में सेट बनाया जाएगा यहां पर। तो मेरे पास यहां पर क्या आ जाएगा, सबसे पहले 1 आ जाएगा, उसके बाद मेरे पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, उसके बाद मेरे पास क्या आ जाएगा यहां पर 3 आ जाएगा। ठीक है, हमें यहां पर करली ब्रैकेट का यूज करना है। तो देखो 5 भी इसका सबसेट होगा, 1 भी इसका सबसेट होगा, 2 भी इसका सबसेट होगा, जो भी मेरे पास यहां पर 3 है ये भी इसका सबसेट होगा। आप कहोगे भैया अकेले अकेले जो लिखे हैं इनको करली ब्रैकेट में रख दिया तो ये अपने आप में क्या होते हैं, सेट बन जाते हैं। और जो भी मेरे पास इस सेट का एलिमेंट 1 है वो इसके अंदर भी आया है तो मैं बोल दूंगा कि सबसेट है। सिंपल है ना। तो यहां पर मेरे पास कितने हो गए 1 2 3 4 यहां पर मेरे पास हो गए, लेकिन टोटल तो 8 होते हैं ना। 8 कैसे बनाएंगे, अब अकेले अकेले हमने लिख दिया, 5 भी हमने लिख दिया, पेन गिरा उठाया, अब लिखता हूं आगे। अब मैं पेयर में लूंगा, दो दो एलिमेंट्स लिखूंगा। एक सेट मैंने बनाया उसके अंदर मेरे पास क्या आ जाता है 1 2 आ जाता है। इसके बाद मेरे पास क्या होगा, अगला मेरे पास जो है उसके अंदर मैं 2 3 लिख सकता हूं। इसके बाद मेरे पास फिर से यहां पर 1 और 3 जो भी डबल्ट हैं, मतलब मुझे डबल्ट नहीं बोलेंगे इनको, जो भी मेरे पास यहां पर पेयर बना बनाकर लिख देंगे 1 2 2 3 और 1 3। ऊपर मेरे पास 4 थे, 3 यहां पर मैंने लिख दिए, तो कितने हो गए 7 सबसेट हो गए। अभी तो एक और बचा है, टोटल तो 8 होंगे ना। तो यहां पर आपने समझा ना, इक्वल सेट जो होते हैं वो भी तो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो जो भी यहां पर 3 एलिमेंट हैं वो भी यहां पर लिख देंगे। तो मेरे पास यहां पर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। जो भी यहां पर मुझे ये सेट दिया गया है इसके टोटल कितने सबसेट होंगे 8। कौन से होंगे लिख दिए हैं। इस तरह से आपने सबसेट लिखने हैं सेट के लिए। अब जो भी हमारे पास ये सबसेट दिया गया है इसकी डेफिनेशन हो गई, एग्जांपल से हमने समझ लिया, इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लिए, कितने सबसेट होंगे, कैसे लिखे जाएंगे, सब कुछ समझ लिया ना। अब सेट में इंटरवल्स आते हैं भाई। अभी तो करली ब्रैकेट हमने यूज करना सीखा है, इंटरवल्स में जो हमारे पास यहां पर क्लोज ब्रैकेट होते हैं इसको क्लोज इंटरवल कहा जाता है। यानी कि स्क्वायर वाले ब्रैकेट और राउंड वाले ब्रैकेट जो भी इंटरवल्स होते हैं वो क्या है, उसको समझने के लिए आ जाओ अगले पेज पर। अगला कॉन्सेप्ट हमारे सामने आता है, अरे पीजे सर एक सेट से रिलेटेड जेई वाला क्वेश्चन कराओ ना। हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। आप में से काफी सारे बच्चों ने अभी 10th बोर्ड के बाद, रिजल्ट के बाद अपनी 11th की तैयारी स्टार्ट की होगी और 11th क्लास का जो पहला चैप्टर है सेट्स की पढ़ाई की होगी। आपको पता है पिछले कुछ सालों में बोर्ड्स की रिक्वायरमेंट के हिसाब से काफी चेंजेस आए हैं 11th के करिकुलम में भी। और जो सेट्स है जो जेई के अंदर आता है या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के अंदर आता है और जो बोर्ड्स में आता है उसमें काफी डिफरेंस है। तो बोर्ड्स के लिए तो आप तैयारी कर ही रहे हो। मैं आपको एक क्वेश्चन करवाता हूं जेई का, जो जेई मेन पीवाईक्यू है और इसके अंदर क्या अप्रोच रहेगा वो आप लोगों को पता चलेगा। ठीक है, तो ये जेई मेन पीवाईक्यू है दोस्तों। तो क्वेश्चन एक बार ध्यान से पढ़ते हैं। लेट एस ए बी सी डी फाइंड नंबर ऑफ वेज टू मेक 2 सबसेट्स ऑफ एस सच दैट ए इंटरसेक्शन बी इज 5। मतलब हमें 2 सबसेट बनाने हैं और हमें यह इंश्योर करना है कि ये दोनों सबसेट इस तरह के हो कि ये ए इंटरसेक्शन भी 5 हो, मतलब इनके बीच में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होना चाहिए। और इस एस के अंदर 4 एलिमेंट्स है ना। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस कितने हैं 4 हो गए। अब एनसीईआरटी में हम लोग ये चीज पढ़ते हैं कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस 4 है तो सबसेट्स कितने होंगे, सबसेट्स हो जाएंगे 2 की पावर 4 दैट इज 16। राइट, नंबर ऑफ एलिमेंट जितने होते हैं उसी को 2 की पावर चढ़ा दो। तो अब इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। हम क्या आर्ग्यू करते हैं कि यार एक बकेट बनाता हूं मैं जिसका नाम ए रखता हूं, एक बकेट बनाता हूं मैं जिसका नाम बी रखता हूं और एक एक्स्ट्रा बकेट में रखता हूं जिसको मैं बोल रहा हूं डस्टबिन मेथड। तो ये इसलिए इसको डस्टबिन मेथड बोलते हैं। अब देखो मेरा ए आया, अब ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5 का मतलब क्या है कि भाई ए इन दोनों में नहीं जा सकता। ए या तो इस बकेट में जाएगा या इस बकेट में जाएगा या दोनों में ना जाए। दोनों में ना जाए को हम क्या बोल रहे हैं कि वो डस्टबिन में जाएगा। राइट, तो ए के पास 3 तरीके, 1 2 और 3 यहां जाने के। सिमिलरली बी के पास भी 3 तरीके, सी के पास भी 3 तरीके और डी के पास भी 3 तरीके।
तो आप देखो ए के 3 तरीके, बी के 3 तरीके, सी के 3 तरीके, डी के 4, डी के 3 तरीके, 3 की पावर 4, 81 वेज में आप लोग ए और बी सबसेट्स बना सकते हो सच दैट उन दोनों के बीच में कोई भी कॉमन ना हो। अब ये ना ऑर्डर्ड सबसेट्स है। ऑर्डर्ड सबसेट का मतलब क्या होता है कि अगर आपने ए को ए कॉमा बी बनाया है और बी को सी बनाया है, ये और ये अलग अलग काउंट हुए हैं, है ना, ये अलग अलग काउंट हुए हैं। मतलब आप देखो ना, क्योंकि यार ए ये है इस केस में और इस केस में ए ये है, राइट। तो 81 वेज होते हैं जिससे आप ये कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये थोड़ी सी क्या है ना, अलग तरीके की थॉट प्रोसेस होती है जो बहुत स्पेशलाइज्ड तरीके से सीखी जाती है, बहुत स्पेशलाइज्ड लोगों से। मजा आ गया सर। जो जेई के लिए तैयारी कर रहे हैं सर, उनके लिए बैच कौन सा रहेगा आप वाला? हमारा जो बैच है वो ज्वाइन कर सकते हैं, निम्बस बैच। निम्बस बैच दोस्तों जेई एडवांस के लिए है और मेन के लिए भी है 2027 के लिए। तो आप लोग का जेई मेन या एडवांस 2027 होगा और आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के अंदर क्या होता है दोस्तों, आपको सारी क्लासेस मिलेंगी लाइव, उसके अलावा हार्ड कॉपी ऑफ नोट्स मिलेंगे, उसके अलावा इनफाइनाइट मेंटरशिप, राइट। पीजे लाइव जब आप खरीदोगे ना तो पीजे लाइव कोड आपको अप्लाई करना है। अब जो हमारे सामने कॉन्सेप्ट आया है ये सबसेट से रिलेटेड है, और जो भी रियल नंबर्स होता है, रियल नंबर्स हमारे वो सारे के सारे नंबर्स जो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं उनको रियल नंबर्स कहा जाता है। ये तो आपको पता ही है, लेकिन यहां पर बात करेंगे एक ऐसे कॉन्सेप्ट की जो इंटरवल्स जिसको कहा जाता है। अब क्या होते हैं ये इंटरवल्स, ये समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। इंटरवल्स को समझने से पहले यहां पर एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट आपको समझा देता हूं। जैसे मेरे पास यहां पर कोई ए सेट दिया गया है, ए सेट मेरे पास है, इसके अंदर मेरे पास 1 2 3 4 कोई भी एलिमेंट्स इस तरह से दे दिए जाते हैं। अगर मैं बात करता हूं यहां पर मेरे पास 1 है, क्या वो 1 इस ए सेट के अंदर आता है? ठीक है, अगर आता है तो हम इस वाले सिंबल का यूज करेंगे। कौन सा सिंबल होता है ये? बिलोंग्स टू का सिंबल होता है। तो जो भी मेरे पास यहां पर 1 है वो ए के अंदर आता है। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि 5 जो है वो ए के अंदर आता है, क्या 5 जो है वो बिलोंग्स टू का सिंबल है? तो 5 बिलोंग्स टू ए। आप देखो इसके अंदर 5 नहीं आया है तो कट कर देंगे। जो आएगा उसके लिए बिलोंग्स टू का सिंबल, जहां नहीं होगा, जो एलिमेंट ए के अंदर नहीं होगा उसके लिए नॉट बिलोंग्स टू का सिंबल यूज किया जाता है। तो बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू, आई होप इजी पीजी समझ गए होंगे इसको। अब बात करेंगे यहां पर इंटरवल्स की। क्या होती है इंटरवल्स? इंटरवल्स में जो भी मेरे पास यहां पर रियल नंबर्स है, सबसेट ऑफ आर के लिए जो भी इंटरवल्स है वो कौन से होते हैं? इंटरवल्स में हम यहां पर स्क्वायर वाले और यहां पर राउंड वाले ब्रैकेट्स का यूज करते हैं। और ध्यान से समझना ये होते क्या हैं। यहां पर हमारे पास इंटरवल्स में दिया गया है सेट ऑफ नंबर्स बिटवीन एनी टू रियल नंबर्स इज कॉल्ड इंटरवल्स। दो रियल नंबर्स के बीच में जो भी हमारे पास सेट ऑफ नंबर्स होता है, जैसे मैं कोई भी दो रियल नंबर ले लेता हूं, मैं यहां पर 5 ले लेता हूं, यहां पर मैं 7 ले लेता हूं। 5 और 7 के बीच में कितने रियल नंबर्स होते हैं? बताओ मुझे, कितने रियल नंबर होते हैं? इनफाइनाइट यानी कि अनंत रियल नंबर होते हैं। तो 5 और 7 के बीच में जो भी मेरे पास रियल नंबर्स का सेट होता है उसको शो करने के लिए इंटरवल्स का यूज किया जाता है। 3 तरह के इंटरवल्स होते हैं, या फिर कहूंगा 4 तरह के इंटरवल्स होते हैं। ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, सेमी ओपन या फिर क्लोज इंटरवल्स। अब ये क्या क्या होते हैं ध्यान से समझना, इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में शो करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले यहां पर मेरे पास जो भी ओपन इंटरवल दिया गया है उसकी। ओपन इंटरवल में मान लेते हैं जो भी मेरे पास यहां पर ए है और मेरे पास यहां पर बी है। ठीक है, जैसे मेरे पास मैंने यहां पर क्या लिया था, 5 और 7 के बीच में कितने, 5 और 7 के बीच में मेरे पास कितने रियल नंबर्स होते हैं। इसी तरह से मैंने यहां पर ए और बी, ये मान लो मेरे पास क्या है, 2 रियल नंबर्स आ जाते हैं। ठीक है, जो भी मेरे पास यहां पर ये 2 रियल नंबर्स हैं, मैंने कौन से ब्रैकेट लगाए हैं, इन ब्रैकेट पर आपने ध्यान देना है, राउंड वाले ब्रैकेट यहां पर लगाए गए हैं। अगर मैं ओपन इंटरवल की बात करूंगा तो राउंड वाले ब्रैकेट उसमें यूज किए जाएंगे। अब जो भी मेरे पास यहां पर ये दिया गया है, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो भी मेरे पास यहां पर एक्स है, सच दैट जो भी मेरे पास ये x है ये बिलोंग करता है किससे भैया? रियल नंबर यानी कि r से। x बिलोंग्स टू रियल नंबर, जो भी मेरे पास यहां पर आएगा वो रियल नंबर होगा। ठीक है, और इसके बाद जो भी मेरे पास यहां पर a है, पहले यहां पर a लिखा जाएगा, उसके बाद यहां पर साइन लगा दिया जाएगा, इनइक्वालिटी का साइन लगा दिया जाएगा, यानी कि a लेस देन मेरे पास यहां पर आ जाएगा। जो भी मेरे पास यहां पर एलिमेंट दिया गया है x वो आ जाएगा, उसके बाद फिर से लेस देन हो जाएगा यहां पर b। इस तरह से मेरे पास ये सेट बिल्डर फॉर्म में हम इसको शो करते हैं। अगर आपको यहां पर लिखा दिख जाए a b और राउंड ब्रैकेट लगाए गए हैं, इन राउंड ब्रैकेट का सिंपल मतलब एक ट्रिक के साथ बताऊं तुम्हें मजा आएगा। अगर आपको राउंड ब्रैकेट दिख जाए, राउंड ब्रैकेट में क्या होगा,
इस तरह के साइन यूज करेंगे सिर्फ, ठीक है। इस तरह के साइन आपने यूज कर लेने हैं राउंड ब्रैकेट में जो भी हमारा इंटरवल होता है, और इस तरह के इंटरवल जिसमें हमारे पास राउंड ब्रैकेट यूज हो या फिर ये स्मॉल लेस देन वाले साइन यूज हो, उसको क्या कहा जाएगा, ओपन इंटरवल कहा जाएगा। इसके बाद बात करेंगे क्लोज इंटरवल की। क्लोज इंटरवल अगर मैं बात करता हूं, इनको ओपन इंटरवल कहा जाता है। क्लोज इंटरवल यानी कि स्क्वायर वाले ब्रैकेट यहां पर यूज किए जाते हैं। इसमें भी मेरे पास क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा। अब यहां पर फिर से ट्रिक बता देता हूं एक छोटी सी, अगर मेरे पास स्क्वायर वाले ब्रैकेट यूज किए गए हैं तो उसके लिए कौन सा, लेस देन और इक्वल टू, फिर से लेस देन और इक्वल टू साइन इसमें इंक्लूड हो जाता है। बस यही ट्रिक है, ठीक है। तो यहां पर मेरे पास जो भी ये क्लोज इंटरवल है, स्क्वायर वाला ब्रैकेट लगा है, समझ जाना है क्लोज इंटरवल है। और क्लोज इंटरवल का मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास, x सच दैट x बिलोंग्स टू r। जो भी मेरा यहां पर x है वो r से बिलोंग करता है, और जो भी मेरे पास यहां पर a b है, इनके लिए कंडीशन हो जाएगी a लेस देन और इक्वल टू x, और x लेस देन और इक्वल टू मेरे पास क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इस तरह से इसकी सेट बिल्डर फॉर्म आ जाएगी। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे वहां पर और अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा, समझे। यहां पर क्लोज इंटरवल है तो साइन कौन से आ गए, मैच कर लो यहां से। ओपन इंटरवल है तो साइन कौन से आएंगे, मैच कर लेना है आपने। इसका मतलब भी समझो, मतलब यहां पर क्या है कि जो भी मेरे पास यहां पर रियल नंबर है उसमें a इंक्लूड होगा। इक्वल दिया गया है यानी कि a इंक्लूड होगा और b भी इसमें इंक्लूड होगा। बिल्कुल इसी तरह से यहां पर मेरे पास क्या है, इसमें a इंक्लूड नहीं होगा, a से बड़ा जो है, x जो है वो a से बड़ा होगा, बट a इसमें इंक्लूड नहीं होता है। तो समझ जाना है राउंड ब्रैकेट में a और b इंक्लूड नहीं होते हैं, a और b के बीच वाले नंबर होते हैं। अगर मेरे पास स्क्वायर वाला ब्रैकेट लगा है यानी कि क्लोज इंटरवल, इसमें a b के बीच वालों के साथ साथ a और b इसमें इंक्लूड हो जाता है। अब बात करेंगे भाई सेमी ओपन और सेमी क्लोज की। सेमी ओपन और सेमी क्लोज में एक तरफ राउंड ब्रैकेट लगेगा, एक तरफ स्क्वायर वाला ब्रैकेट लगेगा। तो सेमी ओपन के लिए मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं, यहां पर इसी के सामने यहां पर मैं सेमी ओपन लगा देता हूं। तो सेमी ओपन में मेरे पास यहां पर a आ जाएगा, उसके बाद b लगा के एक तरफ राउंड लगा दिया, एक तरफ स्क्वायर लगा दिया। इसका मतलब क्या होगा मेरे पास यहां पर x सच दैट जो भी मेरे पास x है वो बिलोंग करता है r से। बस सिंपल वही स्टेटमेंट हमें बार बार लिखनी है। हमें यहां पर जो ब्रैकेट लगे गए हैं उसके अनुसार हमारे पास क्या हो जाएगा, a लेस देन मेरे पास आ जाएगा x, और उसके बाद लेस देन और इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा, b आ जाएगा। जो भी मेरे पास यहां पर फर्स्ट वाला ब्रैकेट राउंड है तो उसके लिए मैंने ये वाला साइन यूज किया। उसके बाद स्क्वायर वाला ब्रैकेट बाद में आया है तो उसमें मैंने इक्वल्स का साइन भी इंक्लूड कर दिया है ना। ट्रिक के साथ करेंगे तो मजा इसमें आ जाएगा। अब इसी के लिए इसको मैं क्या कहूंगा, सेमी ओपन कहूंगा, ठीक है। सेमी ओपन, अगर मेरे पास इसी सेमी ओपन सेमी क्लोज हम इसको बोल सकते हैं। इसी को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं, क्या मेरे पास ये ऐसे a, पहले मैं यहां पर क्या कर लेता हूं, जो भी स्क्वायर वाला ब्रैकेट है वो लिख लेता हूं। मेरे पास यहां पर b आ जाएगा, और उसके बाद राउंड वाला ब्रैकेट मैंने यूज कर लिया, एक तरफ स्क्वायर एक तरफ राउंड। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, मेरे पास यहां पर आ जाएगा x सच दैट x आ जाता है, बिलोंग करता है हमारे पास ये r से। उसके बाद मेरे पास यहां पर जो a होता है, यहां पर मेरे पास क्या है, पहले स्क्वायर वाला ब्रैकेट आया है तो यहां पर लेस देन और इक्वल टू का साइन आ जाएगा। उसके बाद मेरे पास यहां पर x आ जाएगा, लेस देन मेरे पास यहां पर b आ जाता है। इस तरह से मेरे पास ये वैल्यूज आ जाएंगी। जो भी मेरे पास रियल नंबर के सबसेट होते हैं उनके लिए इंटरवल्स की जनरल फॉर्म जो होती है वो मैंने आपको बता दी है। और यहां पर जो ट्रिक है ना, स्क्वायर वाला ब्रैकेट है तो इक्वल साइन इंक्लूड होता है, अगर ओपन इंटरवल है तो इक्वल साइन इंक्लूड नहीं होता है। ये ट्रिक से आपको इजी पीजी समझ में आ जाएंगे। इनसे रिलेटेड जब क्वेश्चन आएंगे एक्सरसाइज में तो वहां पर इनको आसानी से, इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आसानी से सोल्व कर लेंगे। तो जो भी हमारा सबसेट वाला कॉन्सेप्ट है कंप्लीट हुआ। अब हमें समझने हैं भैया डायग्राम, वेन डायग्राम। मूव करते हैं उनके लिए अगले पेज पर। चैप्टर में हमारा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट शुरू होता है जिसको हम कहेंगे वेन डायग्राम। अब होता क्या है सारी चीजें समझ लेते हैं। चलो सबसे पहले डेफिनेशन पर आ जाते हैं। वेन डायग्राम में कहता है रिलेशन बिटवीन सेट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय वेन डायग्राम। जो भी वेन डायग्राम होता है वो शो क्या करता है, मान लो हमारे पास कोई ए सेट है, दूसरा हमारे पास बी सेट है, इन दोनों के अंदर जो रिश्ता होता है उस रिश्ते, उस रिलेशन को वेन डायग्राम की हेल्प से शो किया जा सकता है। अब यहां पर जो भी वेन डायग्राम है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूं। उसमें हमारे पास रेक्टेंगल होता है, सर्किल होता है, सर्किल्स और रेक्टेंगल से इसको शो किया जाता है। जो भी ये सर्किल है ये रिप्रेजेंट करता है यू को। यू का मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल सेट होता है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट हो गया। इसके अंदर मेरे पास क्या होंगे, सर्किल्स बनाए जाते हैं। यूनिवर्सल के अलावा जो भी हमारे सेट होंगे उसको सर्किल से शो किया जाता है। एग्जांपल ले लेते हैं, अच्छी तरह से आप इसको समझ पाओगे। तो एग्जांपल में मेरे पास यहां पर यूनिवर्सल
यूनिवर्सल ए और बी, यहां पर 3 सेट दे दिए गए हैं, इनके एलिमेंट्स आपको यहां पर दिखाई दे जाएंगे। सबसे पहले जो भी मेरे पास यूनिवर्सल सेट दिया गया है, क्या उसको हम ड्रॉ करेंगे? बिल्कुल नहीं भाई, यूनिवर्सल को हमेशा लास्ट में देखना है आपने। मेरे पास यहां पर ए सेट और बी सेट को ध्यान से देखना है, इनके एलिमेंट्स को। इसमें मेरे पास इवन नंबर्स दिए गए हैं, इसमें मेरे पास ओड नंबर्स दिए गए हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मतलब इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है ना, 2 4 6 8 1 3 5 7 अलग अलग है बिल्कुल ये। तो मेरे पास जो भी ए सेट है उसके लिए मुझे क्या करना है, सर्किल बनाना है। अगर इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो बिल्कुल अलग अलग बनाएंगे। यहां पर मेरे पास क्या आ जाएगा, बी वाला सेट आ जाएगा। ए के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स है यहां से देखकर इसमें लिख देंगे। 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, उसके बाद मेरे पास 6 आ जाएगा, 8 आ जाएगा। बी के कौन कौन से हैं, मेरे पास यहां पर 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा और 7 आ जाएगा। जो भी ए सेट के एलिमेंट्स हैं वो ए वाले सर्किल के अंदर मैंने लिख दिए, जो भी मेरे पास बी सेट के एलिमेंट है बी वाले सर्किल के अंदर मैंने लिख दिए। अब इनके अलावा, अब इनको लिखने के बाद मुझे यूनिवर्सल को देखना है। तो यूनिवर्सल में देखो आप यहां पर 1 से लेकर 8 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस वाले रेक्टेंगल के अंदर मेरे पास 1 से लेकर 8 तक एलिमेंट्स आ जाते हैं। एक एलिमेंट हमारा 9 बचा है, जो ना तो ए के अंदर आएगा ना ही बी के अंदर आएगा, किसी के अंदर भी नहीं आता है, यूनिवर्सल के अंदर आता है ना, तो यहां पर हमें 9 शो कर देना है। इस तरह से हमारे पास क्या बन जाएगा, जो भी ये सिचुएशन दी गई है इसके लिए वेन डायग्राम यहां पर बन जाएगा। चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं और अच्छी तरह से समझने के लिए। ये एग्जांपल हमारे पास आ जाता है, इस वाले को तो हमने फिल कर दिया, नेक्स्ट पेज पर देखते हैं इस वाले को। तो मेरे पास जो भी यहां पर यूनिवर्सल है, ए है, बी है, यहां पर देखो ध्यान से देखो, अगर मैं बी वाले को देखता हूं तो इसमें मुझे यहां पर 6 8 और ए वाले में भी 6 8 आ जाते हैं। तो कॉमन कुछ ना कुछ मिल जाता है। जब भी कॉमन मिलता है तो हमें जो छोटा छोटा यानी कि जिसमें कम एलिमेंट्स होते हैं उसको पहले बनाना है। तो सबसे पहले मेरे पास यहां पर क्या आ जाएगा, ये मान लेते हैं मेरे पास बी सेट है, इसमें मेरे पास क्या आ जाएगा, 6 और 8 आ जाता है। अब मैं ऐसा क्या करूं कि जो भी मेरे पास यहां पर 6 8 लिखे हैं वो ए के अंदर भी आ जाए, वो ए वाले सेट के अंदर भी आ जाए। तो मैं ए को ऐसे बना लेता हूं, ठीक है। मेरे पास क्या हो गया, ये ए हो गया। ए जो भी बी वाले हैं वो ए के अंदर अपने आप ही ऐड हो जाएंगे, है ना, अपने आप ही यहां पर आ जाएंगे। तो मेरे पास यहां पर जो भी 2 है और यहां पर 4 है वो ए के अंदर मुझे लिख देना है। 6 8 इसमें पहले से ही ए के अंदर ही आ जाते हैं। तो मेरे पास यहां पर 2 4 6 8 है, ठीक है, ये आ गए मेरे पास। ए के अंदर 6 8 देखता हूं तो बी के अंदर आ गए। इसके अलावा जो भी एलिमेंट्स बचे हैं 2 4 6 8 के अलावा कौन कौन से एलिमेंट बचे हैं वो यूनिवर्सल के अंदर आ जाएंगे। जैसे 1 बचा है यूनिवर्सल के अंदर डाल देंगे, 3 आ जाएगा, यहां पर हमारे पास 5 आ जाएगा, यहां पर हमारे पास 7 आ जाएगा, यहां पर हमारे पास 9 आ जाएगा। जो भी जगह बची है बाकी वो सारे के सारे यूनिवर्सल सेट के अंदर वाले जो एलिमेंट्स है वो हमें लिख देने हैं। इस तरह से हमारे पास एक एग्जांपल और हमने कर लिया। अब जो भी हमारे पास ये वेन डायग्राम है ये रिलेशन को शो करता है, और रिलेशन जो भी होता है एक सेट का दूसरे सेट के साथ, उसमें ऑपरेशंस जब अप्लाई करेंगे, सेट्स ऑपरेशन जो होंगे, ऑपरेशन का मतलब होता है यूनियन बनाना, इंटरसेक्शन होना और डिफरेंस फाइंड करना। जो भी सेट का होता है उसमें इनके काफी हेल्प मिलने वाली है हमें। तो जो भी हमारे पास यहां पर ऑपरेशन ऑन सेट्स है इसकी शुरुआत करते हैं। ये हमारा अपने आप में क्या है, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसमें वेन डायग्राम भी आएगा और हमें कॉन्सेप्ट से भी चलना पड़ेगा। जो भी ऑपरेशन ऑफ सेट्स है ये 3 तरह के होते हैं। पहला इसमें होता है यूनियन ऑफ सेट, दूसरा इंटरसेक्शन और तीसरा होता है डिफरेंस ऑफ सेट्स। पहले बात कर लेते हैं यूनियन ऑफ सेट्स की। तो यूनियन ऑफ सेट्स में हमारे पास यहां पर कुछ तो दिया गया है, इसको समझते हैं ना भाई। तो मेरे पास है अ सेट विच कंटेन ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी। मेरे पास कोई ए सेट है, बी सेट है। यूनियन का मतलब क्या होता है, यूनियन के लिए सिंबल मैंने आपको बताया था, सिंबल वाले पेज पर मैंने आपको बताया था यूनियन के लिए इस तरह से सिंबल यूज किया जाता है। तो जो भी ये यूनियन क्या होती है, यूनियन आपने सुना होगा अक्सर डेली लाइफ में, कभी ना कभी देखा होगा कि ऑटो वाली यूनियन जो होती है, ठीक है, और कोई यूनियन होती है, कर्मचारी यूनियन होती है, बहुत सारी अलग अलग तरह की यूनियन होती है। यूनियन यानी कि वो इकट्ठे यूनिटी के साथ रहते हैं, उसको यूनियन बोला जाता है। तो इसमें भी क्या होगा, ए और बी सेट हैं, दोनों के दोनों अपनी यूनियन बना लेंगे, यानी कि एलिमेंट्स जो है वो इकट्ठा कर लेंगे, सब कुछ इकट्ठा कर लेंगे तो यूनियन बन जाती है। इस तरह से आप समझ सकते हो। एग्जांपल लेंगे तो और अच्छी तरह से आपको ये समझ में आ जाएगा। जैसे मेरे पास ए और बी यहां पर एलिमेंट्स दिए गए हैं, सॉरी सेट दिए गए हैं, इनके जो एलिमेंट्स है ना इसमें मैं और कुछ भी ऐड कर देता हूं अभी के लिए। जो भी मेरे पास यहां पर ए और बी सेट है, अब इनको देखो, ठीक है। अब जो भी मेरे पास यहां पर ए और बी सेट है इनको देखो। जो भी मेरे पास यहां पर एलिमेंट्स आए हैं, बी के अंदर भी मेरे पास कुछ ना कुछ एलिमेंट्स आए हैं। अगर मुझे इनका यूनियन करना है तो यूनियन में क्या आएंगे, सारे के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे ए और बी सेट। जो भी जिसका भी हम यूनियन करेंगे उसके सारे के सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं। और यूनियन करते कैसे हैं, मैं पहले ए वाला सेट लिखूंगा, सिंबल लगा दूंगा यूनियन का, उसके बाद यहां पर मैं बी लिख दूंगा। इसका मतलब इसको रीड कैसे किया जाएगा, ए यूनियन बी, इसको रीड किया जाएगा। और इसको रीड करने के साथ साथ जो भी हमारे पास यहां पर एलिमेंट्स आएंगे वो ए सेट के भी होंगे, बी सेट
के भी होंगे, यानी कि सारे के सारे एलिमेंट्स ए और बी के यहां पर आ जाएंगे। तो हम यहां पर देख सकते हैं 2 4 6 8 3 5 यहां पर लिख लेते हैं। 2 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया, उसके बाद 8 आ गया, उसके बाद 3 आ गया, उसके बाद मेरे पास 5 आ गया। नेक्स्ट यहां पर मेरे पास क्या हो जाएगा 1 3 5 7 6 है, तो मैं यहां पर 1 लिख लेता हूं। अब आप देखो 3 जो यहां पर है पहले से लिख दिया गया है ना, और कभी भी हम सेट के अंदर कुछ भी रिपीट नहीं करते हैं, इस वाले पॉइंट का आपने ध्यान रखना है। तो 3 यहां पर मेरे पास लिखा जा चुका है। 5 यहां पर देखो, ये वाला 5 देखो यहां पर आ चुका है, ठीक है ना, 5 भी आ चुका है। तो क्या बच गया हमारे पास 7 और 6 बच गया, तो यहां पर मैं 7 लिख लेता हूं। अगर मैं 6 को भी देखता हूं तो यहां पर लिखा जा चुका है, यानी कि ये सारे के सारे एलिमेंट्स जो भी ए के अंदर थे और बी के अंदर थे वो यहां पर आ गए हैं। चेक कर सकते हो, जैसे मैं अगर मैं 8 को चेक करता हूं तो 8 यहां पर मेरे पास आ गया है, यहां से मैं 4 को चेक करता हूं आ गया है, 7 को चेक करता हूं, सारे के सारे एलिमेंट्स जो ए और बी के अंदर थे वो सारे के सारे यहां पर आ जाते हैं। अब बात करेंगे इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा। तो वेन डायग्राम हमारे पास सिंपल रेक्टेंगल बनाएंगे यूनिवर्सल के लिए। उसके बाद मेरे पास जो भी वेन डायग्राम बनेगा, अगर यूनियन का बनाना है हमें तो यूनियन में हमेशा आपको कट करना है। कट यानी कि जो भी मेरे पास यहां पर इस तरह से ए सेट है, मान लेते हैं ये मेरे पास ए सेट है, तो मेरे पास जो भी बी सेट का सर्किल होगा वो ए वाले को इस तरह से कट करेगा। ए और बी वाले एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, ये मेरे पास क्या हो गया बी वाला हो गया। तो ए के अंदर जो भी मेरे पास एलिमेंट्स है, बी के अंदर जो भी मेरे पास एलिमेंट्स है, उनको मुझे देखना है। सबसे पहला काम आपने क्या करना है, जो भी कॉमन एलिमेंट्स हैं, कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, कॉमन एलिमेंट्स यहां पर देखो जो मेरे पास यहां पर ए और बी दोनों के अंदर आते हैं। जैसे यहां पर देखो 3 है, दोनों के अंदर यहां पर क्या आता है 3 आता है, दोनों के अंदर 5 भी आता है, उसके अलावा दोनों के अंदर मेरे पास 6 भी आता है। ये 3 एलिमेंट्स कॉमन है। जो भी कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो यहां पर आ जाएंगे। हमारे पास कौन कौन सा है 3 5 6 है, तो यहां पर आ जाएगा 3, उसके बाद 5 आ जाएगा और 6 आ जाएगा। ये वाले अगर हम देखते हैं तो ए वाले सेट के अंदर भी आ गए हैं, बी वाले सेट के अंदर भी आ गए हैं। हमने इनको एक एक बार ही लिखा है, लेकिन ए और बी दोनों सेट के अंदर ये आ जाते हैं। अब इसके अलावा इन 3 एलिमेंट्स के अलावा 2 4 8 आता है। ए के अंदर मेरे पास क्या है 2 4 8 आता है, तो यहां पर हम लिख देंगे 2 4 8, और इसके अलावा जो भी एलिमेंट्स हैं वो भी इसके अंदर यहां पर आ जाते हैं। इसी तरह से बी वाले में 1 और 7 हमारे पास बचे हैं, तो यहां पर लिख देंगे 1 और यहां पर लिख देंगे हमारे पास 7। इस तरह से मेरे पास क्या हो जाएगा यूनियन ऑफ सेट जो है वो बन जाता है। और यूनियन ऑफ सेट को अगर मैं यहां पर आपको हाईलाइट करके दिखाऊं तो आपको यहां पर समझना पड़ेगा, जो भी मेरे पास यहां से लेके देखो जिसको मैंने आउटलाइन किया है ना, जिसको मैंने आउटलाइन किया है, ये पूरा का पूरा अंदर वाला जो पार्ट है ना, इसको क्या कहा जाता है, इसको शो जो भी ये है यहां पर ये लिखा, इसको ऐसे लिखा जाता है ए यूनियन बी। तो अगर मैं इसको शेड कर दूं, ठीक है, अगर मैं इसको शेड कर दूंगा या फिर मैं आपको थोड़ा सा हाईलाइट जस्ट करके बता देता हूं, जो भी मेरे पास यहां पर ये है, ये वाला जो पार्ट यहां पर है जो मैंने हाईलाइट आपके लिए किया है, इसके अंदर वाले एलिमेंट्स आपको आई होप दिखाई दे रहे होंगे। जो भी मैंने ये हाईलाइट किया है, जो भी मैंने ये वाला एरिया शेड किया है, ये एरिया क्या हो जाएगा, ये एरिया शो करेगा ए यूनियन बी को। समझ गए हो तो दोबारा से इसको रब कर देता हूं, ठीक है। जो भी इस पिंक कलर के पिंक के अंदर वाला एरिया है ये ए यूनियन बी को शो करेगा, ठीक है। सिंपल हो गया हमारा यूनियन के बारे में, सारी की सारी चीजें हमने समझ ली हैं। यूनियन हमारा हो गया, तो अब हमें इंटरसेक्शन समझना है। उसके लिए चलते हैं गाइस अगले पेज पर। रुको रुको रुको, अभी तो हमारे पास जो लॉज हैं यूनियन ऑफ सेट के लिए वो भी तो हमें करने हैं। तो यहां पर हमारे पास क्या आ जाता है कम्यूटेटिव लॉ। जो भी यूनियन ऑफ सेट होगा तो कुछ लॉज फॉलो वहां पर किए जाएंगे। कम्यूटेटिव लॉ मतलब इस तरह के जो लॉज होते हैं वो आप क्लास 8th या फिर 7th में समझ चुके हो, बेसिक पॉइंट्स होते हैं ये। अगर कम्यूटेटिव लॉ की बात करूं तो मान लो मेरे पास क्या होता है ए यूनियन बी होता है। अगर मैं ए बी का यूनियन करूंगा तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, बी यूनियन ए के इक्वल हो जाएगा। अगर ए यूनियन बी है या फिर बी यूनियन ए है, वो उन दोनों का मतलब एक ही होगा, दोनों में सेम एलिमेंट्स आएंगे। अगर मैं बात करता हूं एसोसिएटिव लॉ की, तो एसोसिएटिव लॉ में क्या होता है, मान लो मेरे पास यहां पर ए आता है, उसका यूनियन कर देता हूं मैं बी यूनियन सी के साथ। पहले मैंने बी यूनियन सी किया, उसके बाद ए के साथ यूनियन कर दिया। इसके बाद मैं क्या करता हूं, जो भी मेरे पास पहले है ए यूनियन बी, ए और बी का यूनियन कर देता हूं, उसके बाद सी के साथ यूनियन करता हूं। दोनों सेम ही रहेगा, दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा, दोनों एक दूसरे के ये इक्वल होंगे। इसके बाद आता है लॉ ऑफ आइडेंटिटी। लॉ ऑफ आइडेंटिटी में क्या होगा कि मान लो मुझे यहां पर कोई ए सेट दिया गया है, उसका यूनियन मैं करता हूं भाई फाई के साथ। फाई यानी क्या होता है, एम्प्टी होता है। ए का यूनियन करता हूं मैं फाई यानी कि एम्प्टी के साथ, तो मेरे पास आइडेंटिटी यानी कि मेरे पास ए ही वापस आ जाएगा। जब भी हम यूनियन ऑफ सेट करेंगे तो ए के एलिमेंट्स ही आ जाएंगे अगर एम्प्टी सेट के साथ यूनियन किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट लॉ में क्या होता है, अगर मेरे पास कोई भी ए दिया गया है, उसका मैं यूनियन करता हूं ए के साथ ही। मेरे पास यहां पर देखो ए सेट है, ए सेट
सेट का यूनियन ए इसी ए सेट के साथ करता हूं तो जो भी एलिमेंट्स हैं वही रहेंगे, उनमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, यानी कि ए सेट मेरे पास आ जाएगा। इसी तरह से लॉ ऑफ यू होता है। लॉ ऑफ यू का मतलब होगा लॉ ऑफ यूनिवर्सल। यू से हमारा क्या होता है, यूनिवर्सल होता है। अगर मेरे पास कोई भी ए सेट दिया गया है, उसका यूनियन करता हूं मैं यूनिवर्सल सेट के साथ, तो मेरे पास यूनिवर्सल सेट बन जाता है। ये कुछ लॉज हैं, जब यूनियन ऑफ सेट होगा तो इनको फॉलो हमें करना है। अब हमें ऑपरेशन ऑफ सेट का जो दूसरा है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, उसको समझने के लिए अब चलेंगे अगले पेज पर। ऑपरेशन ऑफ सेट्स में सेकंड हमें समझना है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। अब ये इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या होता है, यहां पर हमें दिया गया है अ सेट विच कंटेन कॉमन एलिमेंट ऑफ ए एंड बी। इसमें क्या होता है, जो भी कॉमन एलिमेंट्स होते हैं ए और बी सेट के, वो लिखे जाते हैं। एग्जांपल लेंगे तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। मेरे पास ए सेट दिया गया है, बी सेट दिया गया है। अगर मुझे इंटरसेक्शन करना है तो इंटरसेक्शन के लिए कौन सा सिंबल यूज होता है, मैंने बताया था उल्टा, यू को पलट दो तो इंटरसेक्शन हो जाता है। ठीक है, यू ऐसे होता है, ऐसे कर देंगे तो हो जाएगा हमारे पास यहां पर इंटरसेक्शन ऑफ सेट। ए और बी मेरे पास यहां पर सेट दिए गए हैं, तो इंटरसेक्शन कैसे लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन का सिंबल लगाएंगे, उसके बाद मेरे पास बी आ जाता है। ए इंटरसेक्शन बी में बेसिक पॉइंट क्या होगा हमारा, जो भी कॉमन एलिमेंट्स हैं वो इसके अंदर आएंगे। तो कॉमन कौन कौन से हैं, इसमें देखो 1 आता है, इसमें नहीं आता है। जो भी कॉमन है ना वो देखने हमें, जैसे इसमें 6 7 8 आता है, इसमें भी 6 7 8 आता है। इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जो भी मेरे पास यहां पर 6 है, 7 है, 8 है, बस ये 3 एलिमेंट्स कॉमन होते हैं ए और बी सेट में, तो ये 3 एलिमेंट्स यहां पर आ जाएंगे। बहुत सिंपल है ना, जो कॉमन है वो आ जाएगा। अगर मैं बात करूं इसके वेन डायग्राम की, तो वेन डायग्राम में हमारे पास रेक्टेंगल से शो किया जाएगा यूनिवर्सल सेट को, उसके अलावा ये दोनों भी एक दूसरे को कट करेंगे। ठीक है, यहां पर हमारे पास कट करने वाले हैं, और कट करने के बाद मेरे पास जो भी ए इंटरसेक्शन बी है वो क्या हो जाएगा, 6 7 8 हो जाएगा। और जो भी मेरे पास ये एलिमेंट्स आते हैं ये कहां पर आएंगे, जो भी कॉमन वाला पार्ट होता है वहां पर आ जाएंगे। 6 7 और 8 यहां पर इस कॉमन पार्ट में आएंगे। ये मेरा ए सेट, ये मेरा हो जाएगा बी सेट। ध्यान से देखोगे तो ये ए के अंदर भी है और ये वाले बी के अंदर भी यहां पर आ जाते हैं। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूं, जो भी यहां पर हमारे पास आता है, जिसको भी मैं यहां पर हाईलाइट करने वाला हूं, ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, ये क्या शो करता है, ये शो करता है गाइस ए इंटरसेक्शन बी को। पीछे वाले पेज पर मैंने आपको क्या बताया था कि जो भी मेरा ये वाला एरिया है, ये पूरा का पूरा एरिया अगर आएगा तो उसका मतलब हो जाएगा ए यूनियन बी, और सिर्फ ये वाला एरिया आएगा तो उसका मतलब हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। बहुत सिंपल पॉइंट यहां पर हमें हमारा यहां पर क्लियर हो गया है। जैसे हमने ऑपरेशन ऑफ सेट्स में पहला वाला था यूनियन, यूनियन में हमने क्या समझा था कि कुछ लॉज फॉलो करेगा, बिल्कुल इसी तरह से यहां पर इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स जो होता है ये भी कुछ लॉज, कुछ नियम फॉलो करता है। कौन कौन से हैं, सबसे पहले बात करेंगे कम्यूटेटिव लॉ की। तो कम्यूटेटिव लॉ में मान लो मेरे पास ए और बी दो सेट दिए गए हैं, उनका इंटरसेक्शन करता हूं, तो ए इंटरसेक्शन बी अगर मैं करूं या फिर बी इंटरसेक्शन ए मैं कर दूं तो वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। इसी तरह से एसोसिएटिव लॉ होता है। एसोसिएटिव लॉ में क्या होगा, मान लो मेरे पास ए का इंटरसेक्शन मैं करता हूं पहले, बी इंटरसेक्शन सी जो हो रखा है इसके साथ मैंने इसका इंटरसेक्शन किया, तो मेरे पास रिजल्ट जो है, मतलब यहां पर रिजल्ट कह ले, या फिर मैं अगर बी इंटरसेक्शन सी करता हूं बाद में ए के साथ इंटरसेक्शन करता हूं, या फिर मैं ए इंटरसेक्शन बी पहले कर लेता हूं उसके बाद मेरे पास इंटरसेक्शन सी के साथ करता हूं, तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। इसके अलावा एक होता है लॉ ऑफ एम्प्टी सेट। इसको क्या कहा जाएगा, अगर खाली ब्रैकेट इस तरह से दिए गए हैं तो उसको बोला जाता है एम्प्टी सेट, या फिर मैं इसको फाई भी बोल सकता हूं। तो जो भी मेरे पास लॉ ऑफ फाई का मतलब क्या होता है, मान लो मेरे पास कोई ए सेट दिया गया है, उसका इंटरसेक्शन करता हूं मैं फाई के साथ, तो यहां पर मुझे क्या मिलता है, हमेशा एम्प्टी ही मिलेगा। ए का इंटरसेक्शन जब होगा फाई के साथ तो हमेशा एम्प्टी मिलेगा, हमेशा खाली मिलेगा। बिल्कुल इसी तरह से नेक्स्ट होता है आइडम्पोटेंट लॉ। आइडम्पोटेंट लॉ में क्या होगा, ए इंटरसेक्शन ए किया जाता है, तो यहां पर ए इंटरसेक्शन ए अगर मैं करूंगा तो ए वाले, मान लो मेरे पास कोई ए सेट दिया गया है, इसी का इंटरसेक्शन मैं करता हूं, तो इंटरसेक्शन में क्या हो जाएगा, मेरे पास कॉमन जो ए के अंदर आते हैं वही दूसरे, मतलब ए वाले ए के अंदर तो आएंगे ही, तो ए यहां पर आ जाएगा। अब इसमें इंपॉर्टेंट आ जाता है यहां पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में बेसिकली होगा क्या, मेरे पास यहां पर ए दिया गया है, इसका मैं इंटरसेक्शन कर देता हूं किसके साथ भैया, यहां पर बी यूनियन सी के साथ। अब यहां पर आपने देखना है, यहां इंटरसेक्शन है और अंदर यूनियन है, तो इसका रिजल्ट जो है वो ध्यान से देखो, इसमें होगा क्या वो समझो। जो भी मेरे पास ए है और बी है, इनका इंटरसेक्शन होगा, तो यहां पर मेरे पास आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी, ब्रैकेट इस पे लगा देंगे। इसके बाद नेक्स्ट वाले ब्रैकेट में क्या होगा, ए और सी का इंटरसेक्शन होगा, तो यहां पर मेरे पास आ जाएगा ए इंटरसेक्शन सी।
इसका इंटरसेक्शन और इसका इंटरसेक्शन करने के बाद हमारे पास जो साइन बीच में लगेगा वो यूनियन वाला होगा। ये पॉइंट आपको ध्यान रखनी है। जो भी ये लॉज हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है, और इसमें जो लास्ट वाला मैंने बताया है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जो भी इंटरसेक्शन है वो भी हमने समझ लिया, सारी चीजें आपके यहां पर सामने आ गई हैं। अब बात करेंगे डिफरेंस ऑफ सेट्स की, उसके लिए आ जाओ अगले पेज पर। नेक्स्ट बात करेंगे डिफरेंस ऑफ सेट की। डिफरेंस का मतलब होता है एक सेट है, दूसरा सेट है, एक सेट में से दूसरे सेट को सब्ट्रैक्ट कर दो या फिर दूसरे में से पहले को सब्ट्रैक्ट कर दो। डिफरेंस सब्ट्रैक्ट करने से ही फाइंड किया जाता है ना, तो यही समझ लेते हैं। डिफरेंस ऑफ सेट्स समझने के लिए हमारे पास यहां पर ए और बी दो सेट दिए गए हैं, इनका जो भी वेन डायग्राम होगा वो भी समझेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं ए माइनस बी, वो कैसे फाइंड किया जाएगा। अगर ए माइनस बी मुझे फाइंड करना है तो क्या मिलेगा मुझे। यहां पर मेरे पास ए और बी दो सेट दिए गए हैं, इनके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 तक दिया गया है, इसके अंदर 6 7 8 9 10 11 तक मेरे पास दे दिए जाते हैं। अगर मैं ए में से बी को सब्ट्रैक्ट करता हूं तो मेरे पास यहां पर ए वाला है, बी वाला है। जो भी मेरे पास यहां पर ए वाला सेट है ना, उसके ही एलिमेंट्स यहां पर आएंगे, ठीक है, उसके वो एलिमेंट्स आएंगे जो कॉमन नहीं है। जैसे मेरे पास देखो सब्ट्रैक्ट करने में क्या होता है, 6 से 6 यहां पर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 7 से 7 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 8 से 8 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो जो भी एलिमेंट्स ए में से सब्ट्रैक्ट करता हूं ना मैं, तो जो भी मेरे जिसमें से भी सब्ट्रैक्ट करता हूं सिर्फ उसके एलिमेंट्स आते हैं। मेरे पास जो भी एलिमेंट्स बचेंगे ए वाले में वो लिख दिए जाएंगे। 1 बचा है, 2 बचा है, 3 बचा है, 4 बचा है और 5 यहां पर मेरे पास आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा मेरे पास, ए माइनस बी हो जाएगा, सिंपल चीज। अब अगर मैं इसी तरह से फाइंड कर लूं b माइनस ए, अगर मैं b में से a को सब्ट्रैक्ट करूंगा, दोनों चीजें की जा सकती है ना, a से b, b से a, दोनों चीजों को सब्ट्रैक्ट करके देख सकते हैं। क्या आंसर सेम आएगा? बिल्कुल भी नहीं सेम आएगा। ध्यान से देखो, जो भी मेरे पास यहां पर फिर से रब कर देता हूं मैं यहां पर आपके लिए, वैसे तो सेम आंसर मतलब सिमिलर चीज होगी। जो भी मेरे पास b में से a को सब्ट्रैक्ट करता हूं तो यहां पर मेरे पास 6 में से 6 सब्ट्रैक्ट हो गया, 7 से 7 सब्ट्रैक्ट हो गया, 8 से 8 सब्ट्रैक्ट हो गया। जो भी मेरे पास यहां पर पहले आया है उसके एलिमेंट्स जो भी बचे हुए होंगे सब्ट्रैक्ट करने के बाद, कॉमन एलिमेंट्स को कट करने के बाद वो इसके अंदर आ जाएंगे। यानी कि यहां पर क्या आ जाएगा मेरे पास, 9 आ जाएगा, 10 आ जाएगा और मेरे पास 11 आ जाएगा। आप यहां पर क्लियरली देख सकते हो कि अगर मैं a माइनस बी करता हूं और b माइनस ए करता हूं तो मुझे वैल्यूज जो भी मेरे पास जो एलिमेंट्स हैं सेट के अंदर वो अलग अलग मिलते हैं। यानी कि यहां पर ये कंक्लूजन निकाला जा सकता है कि अगर a माइनस बी किया गया है और यहां पर मेरे पास क्या है, b माइनस ए किया गया है, तो वो एक दूसरे के इक्वल नहीं होते हैं। ये कंक्लूजन यहां पर हम निकाल सकते हैं, a माइनस बी और b माइनस ए एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे। अब यहां पर अगर मुझे किसी भी एक सिचुएशन को वेन डायग्राम में शो करना है, वेन डायग्राम में मुझे शो करना है, कैसे किया जाएगा। जो भी मेरे पास यहां पर यूनिवर्सल है सबसे पहले तो, अब यहां पर मेरे पास क्या होगा, a और b जब भी मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं कुछ ना कुछ मुझे कॉमन मिल जाए। कॉमन मिलने पर क्या होगा, कॉमन मिलने पर आपको एक सिंपल पॉइंट ध्यान रखना है कि आपने जो भी यहां पर वेन डायग्राम में a और b सेट के लिए सर्किल बनाओगे वो क्या होंगे, फिर से बनाता हूं, वो क्या होंगे, एक दूसरे को कट करेंगे। ये मेरे पास a के लिए हो गया, ये मेरे पास b के लिए हो गया। जो भी यहां पर कट किए गए हैं वो क्या हो जाएंगे मेरे पास, 6 7 और 8 यहां पर आ जाएंगे। और ये वाला पार्ट क्या होता है, इंटरसेक्शन होता है, मैंने पीछे वाले पेज पर आपको बताया। अब यहां पर बात करेंगे ए के अंदर मेरे पास कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 5, तो यहां पर मेरे पास 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। जो भी यहां पर मेरे पास इस तरफ आ गए हैं 1 2 3 4 5 तक आ गए, और इस ये कॉमन वाले यहां पर बीच में आ गए हैं, तो 9 10 11 यहां पर मेरे पास आ गया, 9 आ गया, 10 आ गया, मेरे पास यहां पर 11 आ गया। अब जो इंपॉर्टेंट बात मैं आपके लिए बोलने वाला हूं उसको ध्यान से समझना। जो भी यहां पर मैंने आपके लिए आउटलाइन किया है, आउटलाइन अच्छी तरह से कर देता हूं। जो भी यहां पर मैंने, एक सेकंड गाइज, जो भी यहां पर आपके लिए मैंने आउटलाइन किया है, अभी देखो जो आउटलाइन आपके लिए किया गया है ना, ये पिंक वाला जो एरिया है ये क्या शो करेगा, इसमें मेरे पास कौन से आते हैं, 1 2 3 4 5 आते हैं। तो जो भी मेरे पास ये वाला है ये शो करेगा a माइनस बी को। आप देखो a माइनस बी वाले जो भी मेरे पास एलिमेंट्स हैं वो इसके अंदर आ जाते हैं, यस, तो हम कहेंगे इसको a माइनस बी। और जो भी मेरे पास इस तरफ दूसरी साइड में आता है, इसको देखो यहां पर जो मैंने आउटलाइन किया है ये वाला मेरे पास क्या हो जाएगा, जो ग्रीन से आउटलाइन की है ये वाला क्या हो जाएगा, 9 10 11 मेरे पास आते हैं। देखो यहां पर दिया गया है तो इसको हम क्या बोल देंगे, b माइनस ए इसको बोल दिया जाएगा। इसके अलावा आपको ये तो पता ही है ना, जो बीच वाला पार्ट यहां पर हमारे पास है इसको क्या बोला जाता है, a इंटरसेक्शन b इसको बोला जाता है। तो बहुत सारी चीजें आपको यहां पर समझ में आ गई होंगी। a माइनस बी क्या होगा, b माइनस ए क्या होगा, a इंटरसेक्शन b क्या होगा। अगर मैं पूरा का पूरा ले लूं, दोनों सर्किल इंक्लूड कर दूं, तो उसको यूनियन बोल दिया जाएगा। तो इस तरह से मेरे पास क्या आ जाता है, जो भी डिफरेंस ऑफ सेट है वो हमने समझ लिया है विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम। ऑल्सो टेक
ऑल्सो हमने एग्जाम्पल भी यहां पर ले लिया है। अब अगला जो मेरे पास कॉन्सेप्ट आएगा वो कॉन्सेप्ट काफी अच्छा है, ठीक है, वो कॉन्सेप्ट काफी अच्छा है, काफी प्यारा नहीं है लेकिन अच्छा है। इसको कहा जाता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कोई भी सेट हमें दे दिया जाए उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है कि भाई सेट के जो एलिमेंट्स है बस वो नहीं आने चाहिए, बाकी सब कुछ आ जाए, ठीक है। देखो यहां पर समझो, मेरे पास यहां पर दिया गया है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट में, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज ऑल एलिमेंट्स ऑफ यू विच आर नॉट इन द एलिमेंट विच आर नॉट द एलिमेंट ऑफ ए। अगर मैं ए का कॉम्प्लीमेंट लिखूंगा, सबसे पहले मान लो मेरे पास कोई सेट ए दिया गया है, ठीक है, ए सेट है, ए से हम रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैं उसी का कॉम्प्लीमेंट करता हूं तो कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा, मेरे पास जो भी ए है उसके ऊपर इस तरह से अपोस्ट्रोफे लगा दिया जाता है, छोटा सा एक कोमा लगा दिया जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। ए वाला जो सेट है उसका कॉम्प्लीमेंट यहां पर हो गया है, ठीक है। ए का कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे तो इस तरह से आ जाएगा, बी का कॉम्प्लीमेंट लिखना होगा तो बी इस तरह से लिख देंगे। ये पॉइंट आपने समझ लेना है, बहुत सिंपल पॉइंट यहां पर हो गया। अब यहां पर बोला जाता है कि अगर कोई भी मेरे पास ए सेट दिया गया है उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा कि उसमें सारे के सारे यूनिवर्सल वाले एलिमेंट आ जाएंगे, बस ए वाले एलिमेंट नहीं होंगे। एग्जांपल से समझेंगे तो बहुत अच्छी तरह से हमें समझ में आ जाएगा। यूनिवर्सल सेट दिया गया है, ए सेट दिया गया है, मुझे क्या करना है, मुझे बोल दिया जाए कि ए का कॉम्प्लीमेंट लिखो, तो यहां पर मैं लिखूंगा ए, कॉम्प्लीमेंट का यहां पर लगाऊंगा साइन, उसके बाद यहां पर करली ब्रैकेट। ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो भी ए वाले एलिमेंट्स है ना वो नहीं आने चाहिए इसके अंदर, वो यहां पर बैन हो जाएंगे, उनकी एंट्री यहां पर बैन हो जाएगी। इसके अलावा ए वाले जो भी एलिमेंट्स हैं, इसके अलावा जो भी एलिमेंट्स हैं यूनिवर्सल के, वो सारे के सारे आ जाएंगे। तो देखो 6 7 8 9 10 11 ये वाले मेरे पास एलिमेंट हैं, ऊपर वाले में से यही कट कर देंगे, 6 7 8 9 10 11 जो जो बचे हैं वो इसके अंदर आ जाएंगे। मेरे पास आ जाएगा 1, उसके बाद आ जाएगा 2, उसके बाद 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा और उसके बाद मेरे पास 12 आ जाएगा। ए वाला कोई भी एलिमेंट नहीं आना चाहिए, जो भी कॉम्प्लीमेंट होता है उसके अंदर ए का कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, बाकी सारे के सारे एलिमेंट उसके अंदर आ जाते हैं। इसको कहा जाता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। सिंपल चीज, आसान चीज यहां पर हमारी क्लियर होती है, लेकिन यहां पर जो भी कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए है इसके कुछ लॉज होते हैं, कुछ नियम होते हैं, उनको समझने के लिए आ जाओ अगले पेज पर। कॉम्प्लीमेंट सेट की जो भी हमारी प्रॉपर्टीज होती हैं, यानी कि कुछ लॉज होते हैं जो वो फॉलो करता है, फटाफट से इनको समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे यहां पर कॉम्प्लीमेंट्री लॉ की। कॉम्प्लीमेंट्री लॉ में बेसिकली आप इस तरह से समझ लो कि अगर मेरे पास कोई भी ए सेट दे दिया गया है उसका इंटरसेक्शन कर देता हूं मैं इसी के कॉम्प्लीमेंट के साथ। ए है, ए का कॉम्प्लीमेंट है, इंटरसेक्शन करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा ये। बिल्कुल इसी तरह से अगर मेरे पास मान लो ए है, उसका यूनियन कर देता हूं मैं ए कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो क्या होगा, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट अगर है तो ये हो जाएगा हमारे पास यूनिवर्सल के इक्वल। सिंपल 2 पॉइंट यहां पर हमें कॉम्प्लीमेंट्री लॉ से समझ लेने हैं। नेक्स्ट यहां पर है लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन। मान लो मेरे पास यहां पर क्या है भाई, ए सेट है, इसका मैंने कॉम्प्लीमेंट कर दिया और उसके बाद फिर से जो भी मेरे पास रिजल्ट आया उसका फिर से कॉम्प्लीमेंट कर दिया, तो ओवरऑल क्या मिल जाएगा, मेरे पास ए मिल जाएगा। अगर मेरे पास ए सेट का 2 बार कॉम्प्लीमेंट मैंने कर दिया है तो ए सेट ही हमें मिल जाता है, ये सिंपल हो गया। अगला है लॉ ऑफ एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट की बात करता हूं, एम्प्टी सेट में मेरे पास क्या होगा, 5 होता है, तो 5 जो भी मेरे पास यहां पर आता है 5 का मैं कॉम्प्लीमेंट यहां पर कर देता हूं। 5 का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है यहां पर, यूनिवर्सल हो जाएगा। इसी तरह से लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट, अगर मेरे पास यहां पर कोई यूनिवर्सल सेट है उसका मैं कॉम्प्लीमेंट कर देता हूं तो वो इक्वल किसके हो जाएगा, वो 5 के इक्वल हो जाएगा। 5 का कॉम्प्लीमेंट करेंगे यूनिवर्सल, यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट करेंगे 5, यहां पर आ जाएगा। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट आ जाता है डी मॉर्गन लॉ। अगर मेरे पास यहां पर मान लो इस तरह से दिया गया है कि मेरे पास यहां पर ए है, यूनियन होता है इसका बी के साथ और इसका कर दिया जाता है यहां पर कॉम्प्लीमेंट, तो इसका रिजल्ट क्या मिलेगा हमें, रिजल्ट क्या होगा ध्यान से समझ लेना है। जो भी मेरे पास यहां पर ए कॉम्प्लीमेंट है और बी कॉम्प्लीमेंट है, ब्रैकेट ओपन होने पर क्या हो जाएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, बी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, लेकिन जो यूनियन है ना वो क्या बदल जाएगा, इंटरसेक्शन में बदल जाएगा। सिंपल एक पॉइंट हो गया। इसी का दूसरा पॉइंट भी एक होता है, अगर मेरे पास यहां पर ए इंटरसेक्शन बी दे दिया जाए और इसका कॉम्प्लीमेंट कर दिया जाए तो इसका कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होगा कि जो भी मेरे पास यहां पर ए का कॉम्प्लीमेंट है वो हो जाएगा, बी का कॉम्प्लीमेंट है वो हो जाएगा और यहां पर इंटरसेक्शन है तो यहां पर क्या हो जाएगा, यूनियन हो जाता है। ये होता है हमारा डी मॉर्गन्स लॉ। कई बार इसका यूज होगा, तो जो जो भी मैंने प्रॉपर्टीज बताई है हर एक के साथ वो आपको अच्छी तरह से ध्यान रखनी है। सो जो भी हमारे पास कॉम्प्लीमेंट सेट होता है और इसकी प्रॉपर्टीज है वो भी हमने डिस्कस कर ली। तो इस चैप्टर का जो भी लास्ट कॉन्सेप्ट है उसकी बात करेंगे, पावर सेट। ये वैसे तो सिलेबस में नहीं है लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पूछ लिया कि पावर सेट क्या होता है, बहुत सारे कमेंट आ गए तो करा देते हैं, एक एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट हमारे यहां पर सीख लेते हैं। देखो
पावर सेट क्या होता है हमारे पास, पावर सेट के बारे में दिया है, पावर सेट इज अ सेट ए इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ ए इंक्लूडिंग एम्प्टी सेट एंड ए इटसेल्फ। हमारे पास जो भी पावर सेट होता है ना, वो बहुत सारे, जो भी मान लो मेरे पास कोई भी ए सेट है, तो ए सेट के जितने भी सबसेट होंगे, सबसेट सेट के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, जो भी सबसेट हैं ए के, वो सारे के सारे कहां पर आ जाएंगे, ए सेट के अंदर आ जाएंगे। एग्जांपल लोगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। लेट ए में मेरे पास क्या है, ए बी सी, ये तीन एलिमेंट दिए गए हैं। तो मैं क्या करूंगा, एक सिंपल काम करूंगा, जो भी इसके सबसेट हैं वो लिखूंगा। इसके सबसेट क्या क्या हो जाएंगे मेरे पास, सबसे पहले फाई आ जाएगा, उसके बाद मेरे पास यहां पर ए आ जाएगा, इसके बाद मेरे पास क्या हो जाएगा, यहां पर बी आ जाएगा, इसके बाद मेरे पास यहां पर क्या होगा, सी आ जाएगा। ठीक है, इसके कितने हो जाएंगे मेरे पास, जो भी मेरे पास यहां पर नंबर ऑफ सेट्स है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, वो कितना है, m इक्वल्स टू में मेरे पास यहां पर 3 है। अगर मैं 2 की पावर 3 कर दूंगा तो टोटल 8 सबसेट होंगे, यानी कि 8 सबसेट हमें लिखने होंगे। तो 1 2 3 4 हमारे पास हो गए। आगे मैं क्या करता हूं, जो भी मेरे पास a और b है वो इकट्ठा कर देता हूं, उसके बाद मेरे पास यहां पर b और c है वो इकट्ठा कर देता हूं, इसके बाद मेरे पास क्या होगा, जो भी यहां पर नेक्स्ट मेरे पास a और c है वो इकट्ठा कर देता हूं, और जो भी मेरे पास इससे आगे आएगा, कितने हो गए हमारे पास यहां पर 4 और 3 7 हो गए। एक और हमारे पास यहां पर आ जाएगा, जो अपने आप में ये वाला सेट होगा, जिसमें मेरे पास a आ जाएगा, b आ जाएगा, उसके बाद मेरे पास c आ जाता है। अब जो मेरे पास यहां पर ये क्या लिखे हैं मैंने, सबसेट लिखे हैं। इन सबसेट को एक सेट के अंदर डाल दो। सेट के अंदर डालने का मतलब क्या होगा, इस तरफ मैं क्या कर दूं, करली ब्रैकेट लगा दूं, इस तरफ मैं क्या कर दूं, करली ब्रैकेट लगा दूं। तो ये मेरा क्या बन गया, ये मेरा एक सेट बन गया। और इस सेट के अंदर क्या है, सेट ए के सभी क्या आ जाते हैं, यहां पर सबसेट आ जाते हैं। तो जो भी मेरे पास ए सेट है, उस सेट के सबसेट एक सेट के अंदर आ गए, तो इसको हम बोलेंगे पावर सेट ऑफ ए। और जो भी मेरे पास ये पावर सेट ए है, इसको लिखा कैसे जाता है, अगर मैं यहां पर ए सेट का पावर सेट, देखो ये मेरे पास क्या है, ए सेट का पावर सेट है, तो यहां पर मैं ए लिखूंगा, उसको ब्रैकेट के अंदर डाल दूंगा, यहां पर लिख दिया जाएगा पी। पावर सेट ऑफ ए, ये मेरे पास क्या हो गया, ए जो है उसका पावर सेट आ जाता है, जिसके अंदर ए सेट के सारे सबसेट आ जाते हैं। तो इस तरह से जो भी इंट्रोडक्शन है वो हमारा कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद करता हूं जो भी कॉन्सेप्ट है अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। इंट्रोडक्शन हमारी कंप्लीट हो जाती है। नोट्स के बारे में फिर से बता देता हूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, सारे के सारे नोट्स डिटेल में आप समझ सकते हो। अब जो भी हमारे पास एक्सरसाइजेज है, उन सभी की वीडियो के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फर्स्ट कमेंट में दिए गए हैं। अच्छी तरह से उनको देखना, समझना और कॉन्सेप्ट अपने क्लियर कर लेने हैं। एग्जाम में जब जाओगे तो यही क्वेश्चन जो इन एक्सरसाइजेज में आते हैं वही आपको मिलेंगे। इसके अलावा मिसलिनियस एक्सरसाइज जो है उसको भी जल्द ही आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। लिंक सभी की ये लिस्ट बनाकर लिंक की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया जाएगा। उम्मीद करता हूं जो भी कॉन्सेप्ट है वो अच्छी तरह से आपको समझ आ गए होंगे। अगर आ गए हैं तो क्लासमेट के साथ शेयर कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जो भी वीडियोस हैं कंटिन्यू इसी तरह से आती रहेंगी। 11th की भी 12th की भी आपको बहुत बेहतर क्वालिटी कंटेंट यहां पर प्रोवाइड किया जाएगा। और ऐसा नहीं है कि क्वालिटी कंटेंट आज से ही प्रोवाइड किया जा रहा है, क्वालिटी कंटेंट बहुत पहले से आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। क्लास 9th के लिए हमारे पास चैनल है, क्लास 10th के लिए चैनल है, हिंदी मीडियम के लिए चैनल है, ग्रीन बोर्ड क्लास 11th एंड 12th, ये 11th एंड 12th के लिए चैनल है। क्वालिटी कंटेंट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इन चैनल्स पर हमेशा मिलता रहेगा। तो इसके अलावा एक और चीज बता देता हूं, हमने एक और चीज शुरू की है। 8th वाले स्टूडेंट्स के लिए हमने यहां पर ग्रीन बोर्ड चैनल की शुरुआत की है। तो अपने छोटे भाई बहन जो हैं उनको बोलो कि चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो भी वीडियोस बनाई जाती हैं वो अपने छोटे भाई बहनों को बिठाकर दिखानी है कि भाई देखो, पूरी स्टार्टिंग से एंड तक देखो, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और जो भी आपका मैथ है, साइंस है या फिर अदर सब्जेक्ट हैं वो स्ट्रॉन्ग आपके हो जाएंगे। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में।